खिड़कियों से छन कर आती धूप से रजा सुल्तान अली जोर से दहाड़ा। कितनी बार कहा है मैंने, मेरे कमरे की खिड़कियों के पट मत खोलो और ना ही पर्दे हटाने की जरूरत है। रोज मेरी नींद हराम कर देते हैं। रजा गुस्से से बिस्तर से उठा और बुड़बुड़ाता हुआ सीधा वॉशरूम चला गया। जैसे ही फ्रेश होकर बाहर निकला, मुलाजमों की पूरी एक फौज कमरे में सर झुकाए खड़ी थी। रजा ने सब पर एक तहराना नजर डाली और सख्ती से होंठ भेज कर रह गया। जबरान, अपने लिए कोई और नौकरी तलाश लो, रोज मेरी नींद हराम कर देते हो। रजा स्पाट लहजे में बोला, लेकिन वो बड़े साहब का कहना है रोज आपको सूरज की पहली किरण निकलते ही उठा दूं, इसलिए मैं रोज वक्त पर पढ़ दे। रजा ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोका और दो नौकरों को हाथ से इशारा दिया तो वो जबरान को बाजुओं से घसीट कर बाहर ले गए। आजकल देख रहा हूँ इन मुलाजमों की जबान मेरे आगे बहुत चलने लगी है। याद रखना, मुझे कोई मतलब नहीं और ना ही फर्क पड़ता है अब्बा क्या कहते हैं क्या नहीं। मैं इनकी सारी बातें मानता हूँ और आगे भी इनका फर्माबरदार रहूँगा, लेकिन तुम लोग मेरे खास मुलाजिम हो और मैंने तुम लोगों पर जो अनायतें की हैं वो कभी भी मत भूलना। इसलिए इस कमरे से लेकर बाहरी दुनिया तक तुम लोग मेरे हुक्म के पाबंद रहोगे और जो मैं कहूँगा उस पर सर खम करोगे, और अगर मेरे साथ बदतमीजी या ज़बान दराजी की तो बाकी तुम लोग अच्छे से जानते हो मैं कितना खतरनाक हूँ और कैसी सजाएं देता हूँ। रजा की बात पर सारे मुलाजिम कांप उठे। वो लोग जानते थे इनका हाकिम कितना जालिम है। जल्दी एक मुलाजिम ने बढ़कर उसे कोट पहनाया और सब दबे पांव कमरे से निकल गए। रजा अपनी महंगी परफ्यूम खुद पर छिड़कता तैयार होने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे से निकला तो वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। भूरे बाल सलीके से जेल से एक तरफ सेट किए हुए थे और ब्लैक 3 पीस सूट और महंगे जूते और हाथों में ब्रेडेड घड़ी इसकी नफासत पसंद तबीयत को खासा जाहिर कर रही थी। वो था ही इतना ज्यादा गुड लुकिंग और डैशिंग, जहाँ से भी गुजरता सारे लोगों की नजरें उस पर ठहर सी जाती थी। गोरा दुधिया रंग और भूरी आंखें, हल्की बड़ी सीव जो हमेशा ही चेहरे पर रहती थी। उसे हैवी बियर्ड पसंद था। चेहरे के तीखे नकूश और कटावदार होंठ जो ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से स्याह मायल हो गए थे, लेकिन इसकी संजीदा और पुरवकार शख्सियत पर जचता था। मजाज में सख्तपन और संजीदगी थी। कम गो और फजूल गोई कम करना इसकी आदतों में शुमार था। रजा शाहाना चाल चलता हुआ डाइनिंग टेबल पर पहुंचा जहां मुर्तजा सुल्तान अली इसके बाबा जानी पहले से मौजूद थे। सुबह हो गई शायद, मेरा शेर बेटा उठ गया है। मुर्तजा साहब फखर से बेटी की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगे। प्लीज बाबा, स्टॉप दिस नॉनसेंस और मुलाजमों को अपनी औकात में रहने को कहिए। अगर ये मुंह को आ गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप अच्छे से जानते हैं मेरा गुस्सा किस कदर खतरनाक है। रजा बेजारी से बोला, आज से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई भी आपकी नींद में खलल नहीं डालेगा। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे बेटे का मूड सुबह सुबह ऑफ रहे और वो हमसे नाराज रहे। मुर्तजा साहब संजीदगी से बोले, जी बेहतर होगा समझा दे, वरना अगर मैंने अपने तरीके से समझाया ना तो खवा बात बढ़ जाएगी। और हाँ, आपसे नाराज नहीं हूँ मैं, बस मेरा मिजाज कुछ अच्छा नहीं है। आज बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। रजा स्लाइस का टुकड़ा छुरी की मदद से मुंह में डालता हुआ बोला, कोई नहीं होता है। मुर्तजा साहब जानते थे अपना ही खून था तो रग रग से वाकिफ थे कि रजा किस कदर संजीदा और सर्द मिजाज का मालिक है, और गुस्सा इसका आतिश फशा के जैसा था जो हल्के से भी ठेस से फट पड़ता था। और शहबाज ने सारे असल दे दिए। मुर्तजा साहब बात बदलने की गरज से बोले, पहले सूद तो दे, इतने दिन हो गए हैं लेकिन कोई खबर नहीं इनकी, ना असल रकम चुका रहे हैं और ना सूद की एक पाई चुकाई है, ना कोई बात खुलकर करते हैं। मेरे आदमियों से भी ठीक ढंग से बात नहीं की उन्होंने। अजीब बात है, सिर्फ 1 महीने से मोहलत मांगे जा रहे हैं। रजा कुछ सोचते हुए बोला, तब क्या सोचा है तुमने? उसे ऐसे छोड़ दोगे या अपना पैसा
मुर्तजा साहब बोलते बोलते अचानक खामोश हो गए। बाबा, आप जानते हैं ये इतनी बड़ी कंपनी मैंने माल लुटाने के लिए नहीं खड़ी की है। इनको पैसे की जरूरत थी, सो मैंने एक बड़ी रकम इन्हें दी, क्योंकि वो मेरे मिल कारखाने में बहुत दिनों से काम कर रहे थे, मुझे भरोसे के आदमी लगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था वो पैसा हजम कर बैठ जाएंगे। लेकिन मैं भी रजा सुल्तान हूँ, इनके हलक से अपने पैसे निकाल लूंगा। वो सूद भी देंगे और असल भी, बस आप देखते जाएं। रजा शैतानी मुस्कान के साथ गोया हुआ। हाँ, मैंने भी सुन रखा है शहबाज की एक बेटी है जिसमें इसकी जान बसती है, उसे उठवा लूंगा, फिर देखता हूँ कैसे मेरे पैसे नहीं देता। इतना सब करने की क्या जरूरत है? कुछ आदमियों को कहकर उसकी बेटी को कत्ल करवा दो, फिर देखना कैसे बलबला उठता है। अगर इसकी बेटी में जान बसती है तो इस जान की ही गर्दन मरोड़ डालो। ज्यादा इन गरीबों पर रहम खाने की जरूरत नहीं। मुर्तजा साहब सफाकी से बोले, नहीं बाबा, डराना धमकाना अलग बात है और खून खराबा अलग बात है। मैं मानता हूँ थोड़ा सा जालिम टाइप हूँ, लेकिन सिर्फ दुश्मनों के लिए, और मैं किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकता हूँ। मुझे इसकी बेटी से क्या सरोकार, बस मुझे अपने पैसे वसूलने हैं। इमरान से कहकर उसे उठवा लूंगा और कुछ दिन तक गेस्ट हाउस में रखूंगा। जब मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे तो उसे छोड़ दूंगा। रजा स्पष्ट लहजे में बोला, ओके बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, लेकिन किसी मुसीबत में मत फंस जाना, समझे? मुर्तजा साहब रकुवत से बोलकर डाइनिंग टेबल से उठ गए। कुछ वक्फे के बाद रजा भी टिश्यू से हाथ साफ करता हुआ डाइनिंग टेबल से उठ खड़ा हुआ और बाहर की जानिब चल दिया। रजा ने अपने खास मुलाजिम को कान मिलाई और कुछ हिदायत देकर कॉल कट कर दी, और फिर आंखों में शेड चढ़ाकर अपने ड्राइवर राना को इशारा किया और वो दोनों पोर्च की तरफ बढ़ गए। इस्लामाबाद में फजर की अजान शहर के आवाज में गूंजी तो सनम के सराहने अलार्म बजने लगा। सनम ने अपनी आंखों से बाजुओं को हटाया और बादल नाखुस्ता बस्ता से उठी और अंगड़ाई लेती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। सनम वुजू करके निकली और दुपट्टे को अच्छे से चेहरे की जानिब लपेटा और जाए नमाज कलीन पर बिछाकर नियत बांधे खड़ी हो गई। सनम ने काफी पुरसुकूनियत से नमाज अदा की और नमाज से फारिग होकर दुआ मांगी और तस्बीह पढ़ने लगी। अभी 5 बज रहे थे और उससे 7 बजे कॉलेज जाना था। आखिरी दिन थे कॉलेज में, इसके बाद लंबी छुट्टी, क्योंकि इम्तिहानात होने वाले थे और गैप दिया गया था ताकि स्टूडेंट दिल लगाकर घर में पढ़ सके। सनम ने कुरान की तलावत करने लगी और थोड़ी देर बाद वो उठी और कुरान पाक को सेल्फ पर रख जाए नमाज को तय कर लगाकर वो टेबल साइड पर रखते हुए कमरे से निकली और किचन की तरफ बढ़ गई। नाश्ता करना था, फिर आगा जान को उठाना था। 1 घंटे के अंदर इसने किचन समेट कर नाश्ता तैयार कर लिया और छोटे से ड्राइंग टेबल पर प्लेटें सजाने लगी। फिर आगा जान के कमरे पर दस्तक दी, जो एक ही बार में खुल गया। एक पक्की उम्र के उधेड़ शख्स कमरे से बाहर आए, जो खाकी सूट पहने हुए थे और पैरों में पेशावरी चप्पल थी। बहुत ही बारोब शख्सियत थी इनकी। सफेद और स्याह अमतराज के बाल गोरी सुर्ख होती रंगत पर गबस का असर करता था। हमारी सनम जान, तुम्हें देखकर मेरी सुबह होती है और तुम्हें बगैर देखे तुम्हारे आगा जान को एक पल भी करार ना आता है, आगा साहब कहते हुए मोहब्बत से बेटी को खुद से लगाते हुए कहा। जी आगा जान, नाश्ता तैयार है, आप चलें। सनम खुशी से इन्हीं के इर्द गिर्द बच्चों की तरह बाहें फैलाकर इनसे लाड करते हुए बोली, हाँ चलो भाई, हमारी होनार बेटी रोज तुलू सूरज के साथ उठ नमाज कुरान पढ़कर सारे घर बार का काम करके अपने आगा जान को उठा के इन्हें नाश्ता करवाती और फिर वक्त पर ब्लड प्रेशर की दवाई देकर खुद कॉलेज के लिए रवाना होती है। अब इतना प्यार से हमारी सनम जान हमारा ख्याल रखती है। जब आप शादी करके चली जाएंगी फिर हमारा कौन ख्याल रखेगा, कौन इतनी फिक्र करेगा? आगा साहब सनम के सर पर प्यार से हाथ रखकर मोहब्बत पाश लहजे में बोले, आपको आपकी सनम जान कभी छोड़कर नहीं जाएगी, पक्का वाला वादा। सनम ने अपने आगा जान का हाथ थाम कर झुलमिलाकर कहा,
ٹھیک ہے آئے ناشتہ کرتے ہیں، آغا جان نے کہا تو دونوں چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ صنم خاموشی سے ناشتے میں مشغول ہو گئی، لیکن وہ اپنے آغا جان کی اضطرابی کیفیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ کچھ ہفتوں سے دیکھ رہی تھی، آپ کچھ پریشان سے دکھ رہے ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ صنم نے بغیر کسی تہمت کے مدعے پر آتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس آپ تو جانتی ہیں قرضے کتنے ہیں، اور جو پیسے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور اب قرضے دار بن بیٹھا ہوں اور تقاضے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ایک کام کرو، تم کچھ دنوں کے لیے اپنی خالہ جان کے یہاں لاہور چلی جاؤ، جب ہمیں یہاں حالات ٹھیک لگیں گے تب ہم آپ کو واپس کراچی بلوا لیں گے۔ آغا صاحب پرسوچ انداز میں سوچتے ہوئے بولے، میں کہیں نہیں جانے والی ہوں، آخر ایسی کون سی آفت آ گئی جو میں اپنا مسکن چھوڑ کر بھاگ جاؤں؟ صنم ناشتہ کرتے ہوئے بولی، تم بہت ضدی ہو اور یہ بات میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اگر ہم دونوں موت کے کنویں کے قریب کھڑے ہوں تو تب بھی میری صنم جان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہماری جان بچائیں گی۔ آغا صاحب بولے اور بیٹی کی طرف حسرت سے دیکھنے لگے، کیا کچھ ہوا ہے کیا؟ ایسی دل خراش باتیں صبح صبح کیوں کر رہے ہیں؟ صنم مشکوک نگاہوں سے آغا جان کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ سنبھل کر جانا، یہ زمانہ بڑا عیار مکار ہے، اور آپ ٹھہری معصوم اور سادہ طبیعت کی لڑکی۔ اگر یہ پڑھائی کا مسئلہ نہ ہوتا نا تو ہم آپ کو گھر سے باہر تک نکلنے نہیں دیتے۔ آپ جانتی ہیں ہم آپ کو لے کر کس قدر نازک طبیعت رکھتے ہیں۔ آپ باہر رہتی ہیں تو ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ بس اپنے جیتے زندگی آپ کو ایک محفوظ اور مضبوط سہارا فراہم کروا دیں گے، تب ہی ہم اپنی آنکھیں سکون سے بند کر اس فانی دنیا سے سکون سے رخصت ہو پائیں گے۔ آغا صاحب کہتے ہوئے پھر سے کسی گہری سوچ میں غرق ہو گئے۔ صنم مسکرا دی، جانتی تھی کہ اس کے آغا جان اس کا بچوں کی طرح خیال رکھتے ہیں۔ آغا جان، ہماری باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن فی الحال اپنی صنم جان کو جانے کی اجازت دیجیے، آج کالج میں بہت ضروری اسائنمنٹ جمع کروانا ہے، اب آپ سے شام کو ملاقات ہوگی۔ صنم کہتی ہوئی سارے ناشتے کے برتن سمیٹنے لگی اور پھر اپنے کمرے میں گئی اور سیاہ عبایا اور وائٹ اسکارف پہنے پن اپ کرتی ہوئی باہر آئی اور برونے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ تبھی آغا صاحب اس کے سامنے اور اس کا بیگ پکڑ کر بولے، بڑی ہو جائیں، آج آپ پھر سے اپنا بیگ بھولنے والی تھی، نہیں ہوتے بڑے جائیں۔ صنم لاٹ سے گلے لگ کر بولی اور مسکرا کر بھائی کی طرف بڑھ گئی۔ شرارتی آغا صاحب اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ آغا صاحب سوچنے لگے، کب بچپنے سے جوانی میں قدم رکھ دیا تھا پتہ ہی نہیں چلا تھا، بس اب کالج جانے لگی تھی اور آغا صاحب کو اس کے مستقبل کی فکر رہتی تھی۔ خوبصورت بھی اتنی کہ جہاں جاتی تھی وہاں سے رشتے آنے شروع ہو جاتے تھے۔ ایک تو کم عمری کی وجہ سے آغا صاحب ہر رشتے کو رد کر دیتے تھے۔ صنم ابھی مختص 20 سال کی تھی اور کالج میں اس کا دوسرا سال چل رہا تھا، لیکن آغا صاحب جانتے تھے کہ اگر اس عمر میں بھی اس کی شادی کروا دی جائے تو وہ پورا گھر بار سنبھال سکتی ہے، کیونکہ سمجھداری اور ذہانت کی وجہ سے وہ ہر جگہ مشہور تھی۔ کم عمری میں ہی محرومیوں اور نصیب کی تلخیاں سہ کر وہ اپنی عمر سے بڑی ہو گئی تھی۔ سر پر صرف باپ کا سایہ تھا، جس نے ماں اور باپ، بھائی بہن اور دوست سب بن کر پالا تھا، اس لیے صنم نے کبھی زبان سے شکوہ تک نہ کیا تھا، اور اس کے مزاج میں صبر، برداشت اور تحمل بہت تھا۔ کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، کبھی کسی چیز کی پسندگی یا خواہش نہیں کی، جو ملا اس میں گزارا کر لیا اور ہر حال میں خوش رہنا سیکھ لیا۔ صنم نے اپنی دنیا اپنے آغا جان میں بنا رکھی تھی، وہیں تک اس کی حدود تھی۔ صنم جیسی کالج میں داخل ہوئی، ایک لڑکا جو ہاتھوں میں کوٹ ڈالے اس کی طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا، آنکھیں بڑی بڑی اور کلین شیو کے ساتھ اس کی
हल्की सांवली रंगत इसके चेहरे के नकुश को मजीद खतरनाक बना रही थी। मिस सदीकी, आपने अच्छा नहीं किया, वो लड़का हड़का कर बोला। ये गीदड़ बग्गियां तुम अपने पास ही रखो तो अच्छा होगा। जो तुमने मेरे साथ किया इसके सामने ये कुछ नहीं था। सनम कड़क लहजे में बोली, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया था जो तुम मेरी कंप्लेन प्रिंसिपल से कर बैठी हो। याद रखो, आर्यन चौधरी कभी किसी का हिसाब रखता नहीं है। सूद समेत वक्त आने पर तुम्हें लौटा दूंगा। आर्यन बोलता हुआ इसके पूरे वजूद पर एक सुलगती हुई निगाह डालता हुआ साइड खड़ा हो गया। सनम की आंखें इसके हिजाब से साफ दिख रही थी। ओके, जब तुम्हारा वक्त आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं तैयार रहूंगी। सनम तंजिया हंसी के साथ वहां से चली गई और आर्यन इसकी ग्रीन आंखें देख और तप गया। पूरे कॉलेज में सनम अपनी हरी आंखों को लेकर बड़ी मशहूर थी। सनम सीधा अपनी क्लास में पहुंची और फिर सारी क्लासेस को वो अपना बैग लेकर अपनी दोस्तों को अलविदा करके पार्किंग एरिया में आई और वहां से पिछले गेट से निकलने लगी। लेकिन इससे पहले ही कुछ लोगों ने उसे घेरा और सनम कुछ कह पाती इससे पहले किसी ने इसके चेहरे से हिजाब नोच लिया। तो वो सख्त व जाम खड़ी रही और एक शख्स के हाथ में खंजर देख इसके गले में अटकी चीख गले में ही दब कर रह गई। वो लोग आपस में एक दूसरे को देख मुस्कुराए, क्योंकि इन लोगों का ख्याल था इन्हें सनम को अगवा करने में बड़ी मुश्किल दर आएगी। लेकिन सनम तो किसी नन्ही सी कांपती हुई चिड़िया की तरह काबू आ गई थी। सनम की जहानत और समझदारी उस वक्त फेल हो गई थी। सनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जिस रास्ते पर खड़ी थी वो सुनसान रहता था। सनम के चेहरे पर किसी ने स्लीपिंग पाउडर स्प्रे किया तो वह अपनी नाजुक मिजाजी की वजह से दूसरे ही पर जमीन बेहोश हो चुकी थी। फिर क्या था, इन लोगों ने इख्तियार से सनम को उठाकर वैन में डाल दिया। रज़ा सुल्तान अली पूरे जाह जमाल के साथ चलता हुआ अपने गोदाम आया, जहां गोदाम के वस्त में एक लड़की ऊंधे मुंह पड़ी थी। सर, यही है वो लड़की, सनम शहबाज। रज़ा के खास आदमी ने इससे कहा। शहबाज साहब तो पैसे नहीं देने वाले थे। अब मजा आएगा जब जान से प्यारी बेटी काली से घर नहीं पहुंचेगी। फिर मैं देखता हूँ वो मेरे कर्जे से कैसे नहीं उतारता। रज़ा एकदम हंस कर बोला, इस लड़की को गेस्ट हाउस शिफ्ट कर दो, और हाँ, इख्तियार से, क्योंकि ये एक लड़की है। छोड़ो, तुम लोग रहने दो, मैं बदर से कह दूंगा। रज़ा कहता हुआ एक सिरकट चलाता हुआ वहां से चला गया और रज़ा का इतना डर था कि किसी ने भी बेहोश पड़ी सनम को आंख उठाकर तक नहीं देखा था। सनम हर चीज से बेखबर बेहोश पड़ी थी। सनम को जब होश आया तो उसने खुद को एक बेहद नरम व मुलायम बिस्तर पर सोता हुआ पाया। वो उठी और आंखें फाड़कर चारों तरफ देखा तो इसको गुज़श्ता रात का वाकया याद आया और वो उठ बैठी, सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ी और दीवानावार दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा खोलें प्लीज, मुझे घर जाना है। सनम को अपने बाबा जानी की याद आई तो वो बेख्तियार वो रो पड़ी। प्लीज खोल दें, खुदा का वास्ता है, आप लोगों को मेरे आगा जान परेशान हो रहे होंगे। सनम सिसक कर बोली, लेकिन बाहरी जानब से कोई भी रद्द अमल नहीं मिलने पर वो दरवाजा पीटते पीटते हलकान हो गई और वही दरवाजे से लगी बैठी रोने लगी। कल रात से उसने कुछ नहीं खाया था और ऊपर से सख्त नशा और दवाई की वजह से वो अब भी नकाहत ज़द थी। रोने की वजह से वो एक बार फिर गमगी की हालत में चली गई। इसलिए जब दरवाज़ा खोलकर रज़ा अंदर आया तो उसे देख कोई होश नहीं था। रज़ा ने आप जाकर इसका चेहरा गौर से देखा था। गोदाम में अंधेरे और दूसरा वो ऊंधे मुंह पड़ी थी, इसलिए भी इसका चेहरा नहीं देख पाया था। लेकिन अब जो उसने होश से बेगानी सनम को देखा तो उसके दिल में आरी सी चल गई। ये लड़की शहबाज की बेटी सनम शहबाज थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। रज़ा ने जल्दी से साइड टेबल से पानी का जग लेकर इसके मुंह पर पानी की चंद छींटे मारी तो वो आंखें पटपटाकर खोलकर सामने खड़े नफूस को देखने लगी। रज़ा सख्त परेशानी के आलम में खड़ा था। सनम ने हिम्मत करके खुद को संभाला और मजबूत किया। आप रज़ा सर हैं शायद, आप मुझे यहाँ क्यों उठा लाए हैं? आवाज में बेचारगी नुमाया थी। सनम रज़ा सुल्तान अली को जानती थी, उसके बारे में बताया था और
اور سنم نے ٹی وی اور میگزین وغیرہ میں بھی اس کی تصویر دیکھی تھی۔ تم شہباز صدیقی کی بیٹی ہو؟ رضا نے اسمارٹ لہجے میں جبڑے بھیجے سوال کیا۔ سنم کو سمجھ نہیں آیا آخر یہ لوگ اس کے آغا جان کے بارے میں کیوں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ جی میں آغا شہباز صدیقی کی بیٹی ہوں۔ سنم اٹھ بیٹھی تھی، رضا کی دونوں مٹھیاں بھیج گئیں اور وہ سنم کو شعلہ باز نظروں سے گھورنے لگا۔ سنم تو پہلے سے ڈری سہمی تھی اور زیادہ اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ رضا اپنا غصہ برداشت کرنے کے لیے سامنے پڑے ٹیبل پر پڑی ساری چیزیں زمین پر پھینک گیا اور سنم سامان کے گرنے آواز پر کانوں کو ہاتھ رکھ گئی۔ تم دیکھو تو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ رضا خود میں ہی بڑبڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور اپنے ملازمین کو سخت ہدایت دی کہ لڑکی کمرے سے باہر نہیں آنی چاہیے۔ سنم کبھی فرش بوس ہوئے ٹوٹے پھوٹے سامانوں کو بطور دیکھتی اور سوچتی وہ آخر کس گناہ کی مجرم ہے جو رضا صاحب نے اسے اپنے گھر میں قید کر رکھا ہے۔ سنم کمرے میں بیٹھی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے پشت پر بندھے تھے۔ رضا سامنے کرسیوں پر ٹانگ چڑھائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سنم ڈری سہمی نگاہوں سے اب بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور پیچھے حیات خالہ کھڑی خاموشی سے کبھی رضا کو دیکھتی کبھی رسیوں سے جگڑی سنم کو، جس نے کمرے کا اچھا خاصا حشر نشر بگاڑ دیا تھا۔ رضا یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے سنم کو کہاں دیکھا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ ایک سیمینار میں جہاں سنم نے غزل پڑھی تھی، لیکن اس وقت سنم نے اپنا نام سنم جان بتایا تھا اور رضا کو ایک ہی جھلک سنم کی یاد تھی جو بادامی رنگ کے سکارف میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ رضا تب ہوش میں آیا جب سنم کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ مجھے آقا جان کے پاس جانا ہے، پلیز جانے دیں، میں تو آپ لوگوں کو جانتی تک نہیں ہوں۔ سنم اپنی عادت کے مطابق رک کر دھیمے آواز میں بولی تھی۔ رضا کچھ نہیں بولا، لیکن اتنا زیادہ حسن اور وہ بھی قیامت خیز حسن دیکھ کر اس کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے کسی لڑکی کو سامنے بٹھائے یوں ہی دیکھنے کا دل کر رہا تھا، لیکن چہرہ بالکل خالی تھا جس سے اس کی اندرونی کیفیت معلوم نہیں چل رہی تھی۔ تم مجھے جانتی ہو؟ نظروں میں امرتے جذبات لیے وہ بالآخر بول پڑا۔ ہاں، آقا جان نے بتایا تھا اور آپ کی تصویر میں نے کئی دفعہ میگزین وغیرہ میں دیکھی ہے، سنم نے آہستگی سے کہا۔ رضا نے کہا اور آرام سے کمرے سے نکل گیا۔ سنم کو ابھی تک کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آقا صاحب بہت پریشان تھے اور یہاں وہاں دوانہ وار گھوم رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کالج جا کر سنم کے دوستوں سے پوچھ گچھ کر آئے تھے، لیکن کسی کو بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ آقا صاحب نے ہر جگہ جہاں سنم جا سکتی تھی وہاں جا کر معلوم کر آئے، لیکن سنم کو کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ پولیس اسٹیشن جانے والے تھے تبھی رضا کی کال آ گئی۔ جھٹ سے فون اٹھا کر آقا جان بات کرنے لگے۔ اب تک تو آپ کو خبر مل ہی گئی ہوگی کہ آپ کی دل عزیز بیٹی سنم شہباز صدیقی غائب ہے۔ رضا کے لہجے کے سپاٹ رکھا تھا۔ آغا صاحب کی تو آواز حلق میں ہی پھنس گئی اور ان کو لگا ان کی روح فنا ہونے والی ہے۔ بیٹی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ رضا صاحب، آپ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھرائی ہوئی آواز میں آقا صاحب نے کہا۔ کچھ نہیں کیا ہے، لیکن میں کر بھی کچھ سکتا ہوں اور آپ تو مجھے اچھے سے جانتے ہیں میں کتنا نیک شرست کا انسان ہوں۔ یہ کہنے کے بعد ایک خباثت بھری ہنسی ہنس کر پھر سے رضا نے کہا، میرے 11 لاکھ مجھے ایک ہفتے کے اندر مل جانے چاہیے، ورنہ آج کل ندی نالوں میں پانی زیادہ بڑھ گیا ہے اور آج کل لاشیں بھی برآمد ہوتی رہتی ہیں، تو بس پھر سمجھ جائیے اگر بیٹی پیاری ہے اور اس کی زندگی پیاری ہے تو جلد سے جلد میرے پیسے لوٹا دیجیے، اور ہاں، زیادہ ہوشیاری نہیں، اور مجھے امید ہے اب آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی سنم جان کی گردن پر میرا انگوٹھا ہر وقت رہے گا۔ اور ہاں، ڈرے نہیں، انسان ہی ہوں اور سینے میں دل میرے بھی ہے اور رحم کرنا آتا ہے۔ مجھے آپ کی بیٹی کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور وہ بس چند دن میری مہمان بن کر رہے گی، لیکن اگر رہنے دیں، ایک شریف انسان کو میں زیادہ نہیں ڈرا سکتا ہوں۔ اگر آپ کو
खुदा ख्वास्ता कुछ हो गया तो मेरे पैसे कौन देगा। रजा बोल कर फोन कट कर गया और आगा साहब शिकस्त खोदा होकर सोफे पर धप से गिर गए और आंखों से बहता आंसू पूंछ सोचने लगे सनम पता नहीं कैसी होगी और किस हाल में होगी। रजा का पैसा अभी ज़रूरी था क्योंकि इसके कब्जे में सनम थी और वो अपने पैसों के मामले में जनूनियत की हद तक पागल था। रजा साहब बहुत देर तक सोचते रहे, फिर एक फैसले पर पहुंचकर एक नंबर पर फ़ोन लगाकर बात करने लगे। सनम को अपनी अक्ल पर मातम करने का दिल किया। अक्सर वो छोटे मोटे भी सिचुएशन में डर जाती थी और ऐसा ही इसके साथ हुआ। कॉलेज के बाहर भी हुआ था। जब कुछ रजा के आदमियों ने उसे आ घेरा तो वो पैनिक हो गई थी, डर कर चीख चिल्ला भी नहीं पाई और इन लोगों ने उसे बासानी काबू करके अगवा कर लिया। मिर्जा को देख उसे बहुत डर लगा था। इसकी आंखें बहुत खतरनाक सी थी और वो उसे बहुत खतरनाक नज़रों से घूर रहा था। सनम की आंखों से आंसू रवां थे। सनम कुछ समझ पाती इससे पहले ही रजा कमरे में आया और इसके वजूद पर एक चुटकी नज़र डालकर इसकी पुश्त पर बंधे हाथ खोले और तनाफर से बोला, तुम्हें कुछ दिन शराफत से यहाँ रहना है और हाँ, भागने की गलती हरगिज़ मत करना क्योंकि यहाँ के पहरेदार बेजरिए गोलियां बरसा देते हैं और हाँ, जब तुम्हारे आका जान पैसे लुटा देंगे तो तुम भी इस कैद से आज़ाद हो जाओगी। लेकिन कौन से पैसे? सनम ने इस्तफाहमिया लहजे में पूछा। ओह शायद तुम नहीं जानती हो तुम्हारे आका जान ने पूरे 11 लाख मुझसे बतौर कर्जे की सूरत में लिए थे। अब जब तक वो पैसे नहीं लौटाएंगे तब तक तुम यहाँ रहोगी। वैसे वही सख्त लहजा जिससे सनम की रूह तक लहर जाती थी। अच्छा, सनम को कुछ याद आया तो वो खामोश हो गई। लेकिन प्लीज़ एक बार मुझे आगा जान से बात करवा दें, वो बहुत परेशान होते होंगे, सनम ने इल्तिजाई लहजे में कहा। रजा ने आगा साहब के नंबर पर कॉल लगाया जो 1-2 रिंग के बाद ही उठा लिया गया। सनम की तरफ फ़ोन बढ़ाकर रजा सनम के पैरों के नाखून को गौर से देखने लगा जो सफ़ेद और हल्के गुलाबी रंग के थे और ज़्यादा ठंड की वजह से नाखून नीले पड़ गए थे। वो थी इतनी नाजुक, ऊपर से बात करने का अंदाज इतना ज़्यादा निराला और धीमा, आहिस्तगी से एक एक लफ्ज़ रुक कर अदा करना और फिर ठहराव से निचले लबों को दांतों तले दबा लेना। रज़ा ने ज़्यादातर क्लब वगैरह में बहुत ही बोल्ड और फर बोलती लड़कियां देखी थीं जो मर्दों की आंखों में आंखें डालकर बड़ी बेतलकीफ़ी से बात करती थी। रज़ा को लगता था सारे आलम का नाज और नज़ाकत इस लड़की के अंदर सराहत कर गया है। सनम ने जैसे ही अपने आगा जान को गंभीरता भरी आवाज़ सुनी, फिर से इसके आंखों से आंसू उमड़ कर सुर्ख आंसू को भिगोने लगे। आगा जान, आप कैसे हैं और आपकी तबीयत ठीक है और आपने कल रात से कुछ खाया भी है कि नहीं? और आप परेशान मत हो, मैं भी ठीक हूँ। सनम गुलगीज आवाज़ में बोली। हाँ बेटा जी, ठीक हूँ और मुझे क्या होना है, बस आप अपना ख्याल रखिए। सनम जान, मेरी बात गौर से सुनिए, आपको रज़ा साहब के यहाँ कुछ दिन रहना होगा बेटा। मुझे कहते हुए ये शर्म आ रही है लेकिन क्या करूँ, बहुत मजबूर और बेबस हूँ। ऊपर से आपकी फ़िक्र हमें खाई जा रही है। रज़ा साहब बहुत ख़तरनाक है और आपको कोई भी नादानी नहीं करनी। हम कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम करते हैं, आपको बस घबराना नहीं है। आपको आप मेरी हिम्मत वाली बेटी बनना है और हाँ, रोना बिल्कुल नहीं। बस चंद दिन गुजार लें, फिर मैं आपको खुद लेने आऊँगा। ये कहकर आगा साहब ने फ़ोन काट दिया। सनम ने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया था वो सिसक कर रो रहे हैं। सनम ने कुछ देर तो फ़ोन को कान से लगाए रखा और फिर उसे होश तब आया जब रज़ा ने फ़ोन इसके हाथ से गैर महसूस तरीके से ले लिया। सनम की हरी आंखों में फिर से पानी भर गया और वो साख्त जामद सामने खड़े नफूस को देखने लगी जो सीने पर बाजू फोल्ड की उसे ही फुर्सत से देख रहा था। वो पथरीला चेहरा लिए उसे ही देख रहा था और सनम भी निचला होंठ दबाए उसे ही देख रही थी। रज़ा को रोती सिसकती लड़कियों से खौफ होती थी, लेकिन सनम रोती हुई उतनी ज़्यादा मासूम और क्यूट लग रही थी कि इसका दिल कर रहा था वो यूं ही उसे देखता रहे। आंखें रो कर सूज गई थी और बेहद खुमार आलूद और मुतवरम हो गई थी। नाक लाल
नाक लाल पड़ गई थी और गाल भी सुर्ख हो रहे थे। देखो लड़की, रोना बंद करो, फालतू का रोना धोना करके मेरा दिमाग मत खराब करो। चुपचाप पड़ी रहो और ज़्यादा दिल करे तो उठो और किचन में जाकर हयात खाला की मदद करो। रज़ा ने हाँ मकाना लहजे में कहा तो सनम ने आंसू पूछे और रज़ा पर से नज़रें हटा ली। रज़ा मर्दाना वजाहत और मुंह बोलता मशाल था, लेकिन सनम को वो एक खतरनाक बीस्ट लगता था जिसने ज़बरदस्ती से कैद कर रखा था और अब वो इसके रोने पर भी पाबंदी आयद कर रहा था। सनम ने सर झुकाए बैठी अपने नाखूनों को देखने लगी और रज़ा दबे पांव कमरे से निकल गया। न्यूयॉर्क। अरसम अपनी लग्जरी ऑफिस के कमरे में काम कर रहा था, तभी इसकी सेक्रेटरी लियाना इजाज़त लेकर अंदर आई और अदब से झुककर कहा, सर आपने बुलाया? हाँ लियाना, मेरे लिए पाकिस्तान की टिकट बुक करवा दो और हाँ, रज़ा सुल्तान अली से मीटिंग की सारी जानकारी मुझे मेल कर दो, अरसम ने प्रोफेशनल लहजे में कहा और वापस से लैपटॉप पर झुककर काम में मुश्किल हो गया। लियाना रूम से बाहर निकल गई। लियाना अंदर ही अंदर कलस कर रह गई थी क्योंकि वो रोज़ इतने अच्छे से ड्रेसअप और तैयार होकर आती थी, लेकिन मजाल है जो अरहम उसे एक नज़र उठाकर भी देख ले। ऑफिस के किसी भी लड़की से अरहम ज़्यादा बात नहीं करता था और ना फ्लर्ट करता था। अरसम सब समझता था और जानता था लड़कियां उसे रिझाने की कोशिशें करती हैं, लेकिन वो बुत बना रहता था। अरसम वहाज इंडस्ट्री का CEO था। मल्टी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां इसके अंडर काम करती थीं। अरसम काफ़ी हैंडसम और पुरकशिश दिखता था। सबसे खूबसूरत इसकी आंखें थीं जो हरी झील से भी अक्सर लोग उसे देखकर अमेरिकन समझते थे, लेकिन था वो पाकिस्तानी। अरसम बैठा काम कर रहा था जब इसका फ़ोन बजा और वो स्क्रीन पर चमकते नाम को देख महबूब सा मुस्कुराया। फिर फ़ोन उठाकर बोला, हाँ माजिद, हाँ आ रहा हूँ पाकिस्तान, डोंट वरी, तुम्हारी शादी पर मैं रहूँगा और हाँ रज़ा सुल्तान के साथ बिजनेस डील भी करनी है और इसी बहाने मामा पापा और अनाया से भी मिल लूँगा। नहीं नो अनाया को कुछ नहीं बताना, मुझे इन्हीं सबों को सरप्राइज देना है और हाँ एक ज़रूरी काम भी करना है। अरसम बोल कर रुका और फिर हंसकर फ़ोन कट कर दिया। फिर अरसम लैपटॉप बंद कर सामने ग्लास वॉल से बाहर न्यूयॉर्क जैसे मकबूल स्टेटस को देखने लगा जो अपनी रंगीनियों में खोई हुई थी, लेकिन अरसम का दिल सब चीज़ों से उचाट था क्योंकि इसकी सादगी इसके पास नहीं थी जो इसकी रूह का हिस्सा थी। अरसम को हर हाल में सादगी को ढूंढना था जिसके बगैर उसे एक पल भी करार नहीं मिलता था। उसे लगता था इसकी रूह पर एक बोझ है जो उतरता ही नहीं है। वो पाकिस्तान भी वापस इसीलिए जा रहा था और इसकी बहन अनाया की शादी भी थी। अरसम ने मोबाइल को एक बार गौर से देखा जिसके होम स्क्रीन में सादगी और इसकी फोटो लगी थी। वो उदासी से मुस्कुराया और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। वो सोचा पता नहीं इस वक्त सादगी कहाँ होगी और किस हाल में होगी, लेकिन इसका दिल गवाही देता था सादगी जिस हाल में होगी ठीक होगी। गुलनैन पूरी क्लास में भागते भागते थक गई थी, लेकिन उसके पीछे आने वाली लड़की अब भी इसका पीछा कर रही थी। खुदाया खैर, गुल ने ज़हरे लब कहा और तभी इसके पीछे भागने वाली अनाया वहाँ उसे दबोचा। अब भाग कर देखा, अनाया ने गुस्से से कहा, बेवफा कहीं की, कल मेहंदी के फंक्शन में क्यों नहीं आई? मैं कितनी ही देर तेरा इंतज़ार करती रही, सारे कॉलेज फ्रेंड्स आए थे। अनाया ने गुस्से से इसका स्कार्फ नोच दिया। नहीं अच्छा लगता है यूं किसी के घर मुंह उठा कर जाना, समझी? और वहाँ अपर क्लास के लोग होते हैं जो बाकियों की तरह मेरे अबाया और हिजाब का मजाक बनाते। ऊपर से मुझे तेरा घर नहीं मालूम। गुल ने मासूमियत से कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, माना मेरी फैमिली आज़ाद ख्याल की है, लेकिन हमारे घरों में भी पर्दे का रवाज है और तेरी तरफ कोई आंख उठाकर तक देखता ना तो मैं इसकी आंखें नोच लेती। देख, मैं तुझे ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन जितना जानती हूँ मेरे हिसाब से तू बहुत भोली भाली और इसीलिए मेरे दिल को भाती है। अनाया ने मोहब्बत से कहा,
دیکھ عنایا، سوری بٹ میرا ارادہ کسی کی دل آزاری کا ہرگز نہیں تھا۔ میں زیادہ تر محفلوں یا لوگوں کے مجمع سے دور رہتی ہوں۔ آپ بھلا گھر بھلا۔ گل نے اسکارف اپنے چہرے پر صحیح کیا اور روکھے انداز میں بولی، یار میری شادی ہے اور میں دل سے چاہتی ہوں تو میرے ساتھ ہر فنکشن میں رہے، اور کون سا میں تجھے نائٹ کلب کی محفل میں مدعو کر رہی ہوں۔ عنایا ایک دم تڑک کر بولی، ٹھیک ہے دیکھتی ہوں، اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ ضرور آؤں گی۔ گل کچھ سوچتی ہوئی بولی، وہ سب بہانے نہیں سننے، تو بس آج میری ہلدی میں شام کو آ رہی ہے، میں ڈرائیور کو بھیج دوں گی، تجھے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عنایا نے نخوست سے کہا، اور پھر کچھ سوچ کر بولنے لگی، یہ ہماری مس پڑاکو صنم جان کیوں نہیں آئی ہے؟ چاہے آندھی چلے یا طوفان آئے، روز تو کالج جاتی تھی، پھر آج کیوں نہیں آئی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ نہیں کچھ بھی خیر نہیں ہے، صنم کل رات سے گھر نہیں پہنچی ہے، آغا انکل بہت پریشان ہے اور مجھے بھی کال لگائی تھی، اب بس آگے خدا بہتر جانتا ہے صنم کہاں ہے۔ گل نے سائیت بھرے لہجے میں کہا، اوہ شاید وہ کسی مصیبت میں پھنس گئی ہو، یار صنم صرف پڑھائی لکھائی میں ذہین ہے، اصل میں وہ ایک بہت بڑی بیوقوف لڑکی ہے، دل سے معصوم اور دماغ سے بچی، میری دعا ہے صنم جلد سے جلد گھر پہنچ جائے، خیر ہے بھائی۔ عنایا نے صنم کا معصوم چہرہ یاد کر کے بولی، اور دونوں اپنے اپنے گھر کی طرف نکل گئیں۔ مصباح بیٹھی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملائے کچھ سوچ رہی تھی، تبھی اس کی موم زر نور بیگم کمرے میں آئی، جو سیاہ لمبے اوپن گاؤن اور مخملی جیکٹ پہنے اٹھلا رہی تھی۔ ڈارلنگ موسو، اس پر گولڈن سیٹ پہنوں یا ڈائمنڈ سیٹ؟ زر نور بیگم نے مصباح کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر کہا۔ مصباح خاموش رہی۔ واٹس دا پرابلم بیبی؟ ایک ہفتے سے دیکھ رہی ہوں تم بہت زیادہ اداس ہو، کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، ساتھ میں بیٹھ کر ڈسکس کریں گے تو حل نکل جائے گا۔ زرنور بیگم اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، بس ایسی ہی تھوڑی طبیعت بوجھل ہے، مصباح بدل نخواستہ بولی۔ وہ تو صاف دکھ رہا ہے، اٹھو باہر جاؤ، دوستوں سے ملو، گھومو پھرو، کلب وغیرہ میں جا کر پارٹی کرو، تمہیں خود بخود اچھا لگے گا۔ ایسے خود کو گھر کے کمرے میں سمیٹ لینا اچھی بات ہرگز نہیں ہوتی۔ زرنور بیگم اس کے گالوں کو چوم کر بولی، اور جلدی اٹھو، شام کو ہمیں عنایا کے ہلدی کے فنکشن میں بھی جانا ہے بیٹا۔ ایسا کیسے چلے گا؟ تم اس قدر اداس کیوں ہو اور چہرہ اس قدر مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ زرنور بیگم کو اب مصباح کی حالت دیکھ کر ہول آنے لگا تھا۔ مصباح بے دلی سے اٹھی اور وارڈروب کھول کر ہینگرز میں سے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھنے لگی۔ گڈ، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ زرنور بیگم مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گئی، اور ایک بار پھر مصباح کا دل کرنے لگا وہ خود کہیں دفن کر دے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن ماں کی محبت کے آگے مجبور تھی۔ تھوڑی دیر بعد مصباح ایک سلیف لیس ڈارک بلو کلر کا گاؤن پہنے، اس پر سیم پرپل جویلری اور ہلکا پھلکا سا میک اپ کر نیچے آئی تو زرنور بیگم اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اور ڈرائیور جو کب سے پوسٹ میں کھڑا تھا وہ سیدھا چوکنا ہو گیا، اور دونوں ماں بیٹی اپنی مرسیڈیز بینز میں جا بیٹھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے شاہی سواری عنایا وہاج کے بنگلے میں جا رکی۔ گل نین کالج سے آئی اور تو بہت زیادہ تھکا محسوس کر رہی تھی۔ غزالہ خانم کچن سے باہر آئی اور بیٹی کو لانج میں بیٹھے دیکھ خوشی سے جھوم اٹھی، میرا بچہ تھکا ہوا واپس آیا ہے، کھانا لگاؤں بیٹا؟ غزالہ بیگم محبت پاش لہجے میں کہتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی، امی بہت زیادہ ہی تھک گئی ہوں، کیونکہ آج بس میں ایک بھی سیٹ خالی نہیں تھی، پورا سفر کھڑے ہو کر کیا۔ گل پیار سے اپنی ماں سے لپٹ گئی، کوئی بات نہیں، دیکھ لینا، ایک دن میں اپنی بیٹی کے لیے شہزادہ ڈھونڈ لاؤں گی جو تجھے ہواؤں میں لے اڑے گا، تیرے قدموں کو زمین تک لگنے نہیں دے گا، تجھے باہوں میں اٹھائے گھومے گا۔
बस कर दे मेरी माँ, वो कोई शहजादा हो या ना हो लेकिन दीवाना ज़रूर होगा जो ऐसी हरकतें करेगा। औकात से बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए। खुदा पाक का शुक्र है हमें 2 वक्त की इज्जत की रोटी और सर पर छत मैसर है, वरना कितने लोग तो बेघर और फाका कशी का शिकार है। गुल ने नगाशत शहादत की उंगली उठाकर बुज़दिगाना लहजे में कहा, हट पगली, मैं खाना लगाती हूँ, हाथ मुंह धोकर जल्दी से आना। गजाला बेगम इसकी बातों पर हंसती हुई वहां से चली गई। खाने के बाद जब वो अपने छोटे से कमरे में आई तो परेशान सी हो उठी। अब उसे शाम के फंक्शन की भी तैयारी करनी थी। अम्मी, मैं अनाया की अपटन के रस्म में कौन सा जोड़ा पहनूं? मैं बहुत ज्यादा तज़ब्बुत का शिकार हूँ। गुल रोहानी सी सूरत बनाकर बोली तो गजाला बेगम आजिज़ी से इसकी तरफ देखकर बोली, गुल, मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रहूंगी मेरी जान। पता नहीं मेरे बाद तेरा क्या होगा। अपनी हर चीज का ख्याल तुम खुद ही रखना होगा। कैसी बातें लेकर बैठ गई हैं आप? इसलिए मैं किसी भी दावत में नहीं जाती हूँ। आप जानती हैं, कपड़ों से लेकर हर शय मुझे आपकी पसंद है। गुल एकदम माँ के गले लग गई। ठीक है मेरी लाडो रानी, लेकिन शादी के बाद तो तुम्हें अपने शौहर के पसंद पर चलना पड़ेगा। खैर है भाई, बस तुम्हारा ये साल फाइनल हो जाए, इसके बाद तेरे हाथ भी पीले कर दूंगी। लड़कियां जितनी जल्दी अपने घरों की हो जाए, माँ को इतना ही सुकून मिलता है, गजाला बेगम ने कहा, और एक कामदार जोड़ा जो पीले रंग का था वो इसकी तरफ बढ़ा दिया। ओ, अच्छे से तैयार होकर जाना और वहाँ ज्यादा मेकअप चेहरे पर मत थोपना, सादगी में दिलकशी छुपी होती है। गजाला बेगम उसे इंस्ट्रक्शन देने लगी और गुल हर बात पर हाँ में सर हिला देती। थोड़ी देर बाद जब गुल अपने कपड़ों से हम रंग हिजाब पिन अप कर रही थी, इसी वक्त गजाला बेगम कमरे में आई तो बेटी को देख बेख्तियार मुंह से माशाल्लाह निकला। अल्लाह नजर बद से बचाए। गजाला बेगम बेटी के इर्द गिर्द मंडला रही थी। गुल पीले रंग की लंबी कमीज में थी जिस पर हैंड वर्क किया हुआ था। खूबसूरत स्टोन पूरी कमीज में जड़े हुए थे और इस पर कामदनी भारी दुपट्टा कंधे पर फैलाया रखा था और चेहरा मेकअप से आरी था। गोरी लाल रंगत और सराईदार गर्दन और मुंतसब कद और गुदगुदलाया हुआ बदन जो देखता शहर में जगड़ जाता था। चेहरा इतना ही खूबसूरत था कि अक्सर लोग नजर हटाना भूल जाते थे। बड़ी बड़ी भूरी आंखें और चेहरे पर छोटा सा नाक जिसमें हमेशा सोने की लौंग चमकती रहती थी। पतली बारीक कटावदार लब जिसमें इसकी जानदार मुस्कान उसे और भी ज्यादा हसीन बनाते थे। सबसे हसीन इसकी गहरी नैन कटोरे थे। इसकी आंखें बहुत ज्यादा जाजिब थी, जो बहुत ही गहरे और भूरे और हल्के सुनहरे रंग के अम्तजाज रंग रखती थी। ठीक है अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगी, कुल बशाशत से कहते हुए माँ का हाथ चूम गई। अल्लाह ने के बन जाओ, अल्लाह से आराम से जाओ मेरी बेटी, गजाला बेगम ने कहा तो अचानक ही इनकी आंखें बाहर आई। पता नहीं क्यों आज दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था, लेकिन उन्होंने गुल पर अपनी कैफियत जाहिर नहीं होने दी। गुल बाहर गेट पर लगे स्पोर्ट कार में जा बैठी। गुल ठीक वक्त पर वहाज हाउस पहुंच गई थी। गुल पोर्च में उतरी तो कॉलेज की कई लड़कियों से मतभेद हो गई। सभी काफी नफीस और कीमती जोड़े में मुबलिस थी, लेकिन कपड़ों से फैशन साफ झलक रहा था। गुल की नजर जहां तक भी जाती सभी काफी तंग कपड़े और बगैर दुपट्टी की लड़कियां बेबाकी से घूम रही थी। गुल अंदर आई तो इसकी नजर फटी की फटी रह गई। जितना बंगला बाहर से बड़ा और खूबसूरत था, अंदर से भी इतना ही वसी व अरीज था। अनाया भारी कामदनी लहंगे में खड़ी दूर से गुल को दिलचस्पी से घूर रही थी। चश्मे बतूर अनाया एकदम उसे जोर से भेजकर पकड़कर खुद से लगा गई थी। वही तो मैं कहूँ, मेरा घर नूर से इतना मुनव्वर क्यों हो रहा है? खुदाया खैर, क्या पहन कर आई हो? दुल्हन तो तुम खुद लग रही हो। अनाया उसे आड़े हाथों लेती खूब छेड़ रही थी। नहीं, बस ऐसे ही पहन लिया, ज्यादा अवर तो नहीं लग रहा। गुल सच में डर गई थी कि वो कहीं ज्यादा तो अजीब नहीं लग रही। अवर तो सब कुछ है, ये हुस्न, ये दिलनशी चेहरा, ये खूबसूरत नैन कटोरे जिसमें आज
जनाबा ने भर भर का काजल लगाया है। उफ, ये सादगी। रोज जोर से इसकी कमर पर चुटकी काटते हुए शरारत से बोली, शक हो रहा है तुझ पर लड़कों जैसी बात कर रही हो। अब मैं कुछ इतनी भी खास नहीं हूँ। आहा, तू भी बहुत अच्छी लग रही है। चल, पहली बार आई हूँ, अपने मामा पापा भाई बहन से मिला मुझे, गुल ने कहा। मामा पापा और सिर्फ मैं, और हाँ, एक अदद भाई है मेरे पास जो आज ही न्यूयॉर्क से आज ही तशरीफ लाए हैं। अनाया झटपट कहती एक उम्र सीधा खातून के पास चलती हुई आई। मामा, ये गुलनैन है, मेरी करीबी दोस्त। अनाया ने मुस्कुरा कर कहा। साजिदा बेगम धीमे रंग के सिल्वर सूट पर, कांधे पर सूती का दुपट्टा डाले, सर पर चादर को ओढ़े खड़ी थी। साजिदा बेगम ने गुल को ऊपर से नीचे तक बतूर देखा, फिर इसके मासूम शक्ल पर आ रुकी। ओह हाँ, मैं जानती हूँ, ये मुर्तजा साहब की बेटी है, साजिदा बेगम मुस्कुरा कर बोली। लेकिन गुल को लगा उसे किसी ने भरी महफिल में जलील कर दिया हो। जी नहीं, मैं गजाला खानम की बेटी हूँ। एक तूफान सा गुल के वजूद में उठा था। बेटा जी, माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारे दिल दुखाने के लिए हरगिज भी तुम्हारे बाप का नाम नहीं लिया था। तुम खुद भी समझदार हो, इसलिए जानती होगी माशरे में औरतों की पहचान उसके बाप और शोहर से ही होती है। खैर छोड़ो पुरानी बातों को, बेटा जो होना था सो हो गया, साजिदा बेगम ने ठंडी आह भरकर कहा और गुल के सर पर हाथ रखा प्यार करने लगी। गुल कुछ देर बाद एक साइड टेबल पर जा बैठी। उसे अब किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं आ रही थी। कैसी हो गुल, एक आवाज पर वो पीछे मुड़ी, जहाँ ज़रनूर बेगम खड़ी तफखर से उसे देख रही थी। अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? गुल को नहीं पता था कि यहाँ ज़रनूर बेगम भी आई होंगी। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अब चलो अच्छी बेटी की तरह अपनी मॉम के गले लग जाओ। ज़रनूर बेगम इसकी तरफ झुकती हुई बोली, जी मॉम। गुल ने खुद पर जब के सारे बंधन बांधे और उठकर ज़रनूर बेगम के गले लग गई। आजकल की औलादें अपने वलदैन को फरमोश कर बैठी हैं। एक बार भी तुम्हारा कलेजा नहीं फटता कि अपनी माँ को हफ्ते या महीने में अपनी शक्ल ही दिखा दो? घर नहीं आती तुम, मिलती नहीं हो, बात तक नहीं करती हो गैरों की तरह। अब हम किसी पार्टीज या फंक्शन में मिलते हैं, इतनी नफरत है दिल में तुम्हारे लिए। ज़रनूर बेगम गुलनैन के माथे पर भूसा देखकर उसे सीने से लगा गई। गुल होठ भेजे, खुद पर काबू किए, ये सब सुनती रही। इसका दिल ही जानता था इस वक्त उसे गजाला बेगम की कितनी याद आ रही थी। ये वही कपड़ा है ना जो मैंने तुम्हें अगले साल ईद पर गिफ्ट की थी? तुम पर मेरी पसंद कितनी जचती है। वैसे गजाला कैसी है? और उसने तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ बदगुमानी भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ज़रनूर बेगम ने हकारत से कहा। मॉम प्लीज़ अम्मी के बारे में कुछ मत कहिए, आपका हमसे कोई लेना देना नहीं, तो प्लीज़ हमारे साथ कोई ऐसा तलक नहीं है जो निभाया जाए। गुल एकदम नीम लेजे में कहती हुई वहाँ से उठी और बाहर की जाने बढ़ गई। मिसबा खड़ी सब तमाशा देख चुकी थी। मॉम, आप क्यों गुल के पीछे पड़ी रहती हैं? उसने कभी आपको अपनी माँ समझे ही नहीं है। आपके जज्बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप फालतू का उस पर जान खपाती है। मिसबा नफरत अमेज लहजे में बोली। मिसबा, ये मत भूलो वो तुम्हारी बड़ी बहन है। ज़रनूर बेगम ताश में आकर बोली। सुतेली बहन, मिसबा एकदम खड़े लहजे में बोली और बाल झटक कर अपने दोस्तों के दरमियान चली गई। ज़रनूर खाली खाली निगाहों से इसकी तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ गुल बेदर्दी से आंखों से बहते आंसुओं को रगड़ती हुई बाहर गार्डन में चली आई। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही और खुद को कंपोज करती रही। तभी अचानक किसी ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो बेख्तियार पीछे पलटी तो सामने खड़ी अनाया मुस्कुरा रही थी। यहाँ पे आकर तो ठंडी आहें भर रही है। चल अंदर चल, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। अनाया इसका नरमी से हाथ पकड़कर अंदर ले आई। ज़रनूर बेगम साजिदा बेगम के साथ एक टेबल पर बैठी बातें कर रही थी। साजिदा, मैं तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं गुल और
मिसबा का रिश्ता किसी अच्छे घराने के लड़के से तय करना चाहती हूँ ताकि अपने फर्ज से सबकदोश हो जाऊं। बेटियां जवान हो चुकी हैं और मैं नहीं चाहती मेरे नसीब की स्याही मेरी बेटियों की जिंदगी में फैले। और वैसे भी आजकल के जवान औलादें तो अपनी मन मर्जी चलाती हैं। मैं नहीं चाहती जवानी में कदम लड़खड़ाए और कोई फाश गलती कर बैठे। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बताना मुझे। जन्नूर बेगम अपनी माजी को जहन में रखते हुए कह रही थी। अरसम मेरा बेटा है ना, और इसकी जिम्मेदारी भी मुझे निभानी है, ताहम मुझे भी एक अच्छी बहू बेटी के रूप में मिल जाए। अरसम बड़ा ही नेक सीरत का लड़का है, और वैसे भी मैं बहुत दिनों से इसके लिए लड़की तलाश कर रही थी, और मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। साजिदा बेगम एकदम खुश होकर बोली। सारम बेटा, साजिदा बेगम ने कहा तो सारम जो अपने दोस्तों में घेरा बातें कर रहा था वो पलटा और मुस्कुराकर माँ की तरफ देखा। सारे को हल्की सी जिन्स भी दी और अरसम अपने दोस्तों से माजरत करके वहां से निकल आया। जी मामा, अरसम झुककर माँ के हाथ को बोसा देने लगा। जीते रहो। अच्छा, इनसे मिलो, ये है जन्नूर आंटी। साजिदा बेगम इसके कंधे पर प्यार से हाथ रखकर बोली। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अरसम ने सर झुकाकर कहा तो जन्नूर बेगम ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। वालेकुम इस्लाम बेटा, ठीक हूँ, और तुम अपना बताओ? जन्नूर की आंखें अचानक ही चमक उठी और वो कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। अरसम काफी हैंडसम था, मस्कुलर बॉडी और आइडल हाइट रखने वाला बंदा था। सुर्ख सफेद रंग और करियन कटिंग हेयर स्टाइल और इस पर फ्रेंच कट बियर। वो मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता मिसाल था। थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातों के बाद जन्नूर ने साजिदा को फूड कॉर्नर की तरफ ले जाकर कहा, तुम्हारा बेटा मुझे बहुत पसंद आया। मैं अपनी मिसबा के लिए इसका रिश्ता मांगना चाहती हूँ। वैसे भी अभी गुल की कॉलेज की पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई है। मिसबा काफी सुघड़ और समझदार भी है। जन्नूर बेगम मिसबा को देखती हुई बोली, जो वाइन का गिलास लिए खड़ी अपनी किसी दोस्त से बात कर रही थी। साजिदा बेगम के चेहरे का रंग यकबैक फीका पड़ गया। साजिदा बेगम ने गुल का ख्याल दिल में रखा था, लेकिन जन्नूर बेगम रिश्ता मिसबा से तय करना चाहती थी। ठीक है, मैं वहाज और अरसम से बात करके आपको बताऊंगी। साजिदा बेगम ने हतमी अलमकान नॉर्मल कर कहा। दूसरी तरफ अनाया ने एक पल के लिए भी गुल को तना नहीं छोड़ा था। गुल की भूख मर गई थी, इसने खलक से एक भी दाना पार नहीं किया। ठीक है नाया, मैं चलती हूँ, ज्यादा देर हो गई है और अम्मी परेशान होती होंगी। बस 2 बार मिस कॉल दे चुकी है, जरूर वो परेशान होंगी। गुल जानती थी गजाला बेगम बहुत वहमी औरत है और वो कितना गुल को लेकर डरती थी। अरे रात हो चुकी है और ऐसे कैसे जाने दे सकती हो अकेली तुम्हें? गजाला अम्मा मुझे जान से मार डालेंगी, कहेंगी जब फंक्शन की इजाजत लेना था तो 10 बार घर आती थी, कॉल करके खैर खैरियत ड्राफ्ट करती थी, और अब इनकी लाडो रानी को अकेले छोड़ दूं? ना बाबा ना, इतना संगीन जुर्म मुझसे नहीं होगा। अनाया हंसकर बोली, कोई बात नहीं, अरसम छोड़ आएगा तुम्हें। साजिदा बेगम कुछ सोचकर मुस्कुराकर बोली, कौन अरसम आंटी? गुल को झटका सा लगा। अरसम वहाज, मेरा बेटा, डरो नहीं, वो तुम्हें सही सलामत तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देगा। साजिदा बेगम गुल को बाजुओं में भरकर बोली, अरसम जल्दी बेटा इधर आना, एक काम था। साजिदा बेगम इशारे से एक लड़के को अपनी तरफ बुलाती हुई बोली तो गुल ने शर्म से नजरें झुका ली। गुल को अजीब सा महसूस हो रहा था, वो किसी अनजान लड़के के साथ गाड़ी में जा रही थी। जी मामा, कहें क्या हुक्म बजा लाऊं? आरसम जोशीले लहजे में बोला, बेटा अनाया की दोस्त को इसके घर छोड़ा और रात ज्यादा हो गई है, और वैसे भी तुम अभी फारिग हो। साजिदा बेगम तहम्मुक से बोली, लेकिन मामा कल मेरे ऑफिस में मीटिंग है और मेरी कंपनी को प्रेजेंटेशन है। अगर मैं जल्दी सोऊंगा तो कल जल्दी उठूंगा। आप ड्राइवर अंकल के होते हुए मुझे ड्रॉप करने को क्यों कह रही हैं? आरसम को हैरानी हुई। रहने दे आंटी, मैं चली जाऊंगी, आप खाना परेशान हो रही हैं। गुल ने मध्यम लहजे में कहा तो पहली बार अरसम ने उसे नजर उठाकर देखा तो एक पल रुका, लेकिन फिर नजरें फेर ली। वो अपनी हदूद जानता था और किसी भी लड़की को टट्टी बांधे देखना उसे पसंद ना था,
خواہ وہ کتنی ہی معصوم، حسین یا خوبصورت کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں عثمان کو کہہ دیتی ہوں، وہ تمہیں گھر تک چھوڑ آئے گا۔ ساجدہ بیگم ٹھنڈی آہ بھر کر کہا جانتی تھی بیٹا بزنس اور آفس کے معاملے میں بہت زیادہ سیریس رہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گل الوداعی کلمات بول وہاں سے نکل گئی۔ پورے 10 بجے رات کو وہ گھر پہنچی جہاں غزالہ بیگم جائے نماز میں پر بیٹھی دعا گو تھی۔ گل کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے قریب آئی اور لپٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ گل کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور وہ اپنی ماں کو پیار سے سہلانے لگی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں بہت زیادہ اسے لے کر پریشان رہتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں آ تو گئی ہوں واپس، پھر کیوں رو رہی ہے؟ اب گل کی بھی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد گل الوداعی کلمات بول وہاں سے نکل گئی۔ پورے 10 بجے رات کو وہ گھر پہنچی جہاں غزالہ بیگم جائے نماز میں بیٹھی دعا گو تھی۔ گل کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے قریب آئی اور لپٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ گل کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور وہ اپنی ماں کو پیار سے سہلانے لگی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں بہت زیادہ اسے لے کر پریشان رہتی ہے۔ کیا ہو گیا؟ میں آ تو گئی ہوں واپس، پھر کیوں رو رہی ہیں؟ اب گل کی بھی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ بس تو نہیں جانتی ہے، مجھے ڈر رہتا ہے کہیں تجھے کچھ نہ ہو جائے اور میں شاکر صاحب سے کیا یہ وعدہ نبھا نہ پاؤں۔ غزالہ بیگم اپنے آنچل سے آنسو پونچھ کر گل کے ساتھ لے کر لانچ میں لے آئی اور دونوں آرام سے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ امی شاکر مبین تو میرے ابا تھے نا؟ گل اپنی بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ تیرے محروم بابا، خدا ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کرے، جیسے تیری ماں زرنور بیگم کی بے وفائی نے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ غزالہ بیگم آج سب کچھ بتا کر دل ہلکا کر دینا چاہتی تھی۔ میں سمجھی نہیں امی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ گل تھوڑا بہت جانتی تھی، لیکن آج غزالہ بیگم نے طے کر لیا تھا کہ وہ سارے راز گل پر افشاں کر دے گی تاکہ آگے چل کر وہ کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ زرنور میری چھوٹی بہن تھی، لیکن ہمیشہ مجھ سے ہر چیزوں میں آگے رہی، خوبصورتی میں، پڑھائی میں، فیشن میں، لیکن میں ڈری سہمی اور سادہ طبیعت کی مالکن گھر کی 4 دیواریوں میں رہنا زیادہ پسند کرتی تھی۔ وقت نے کروٹ بدلی اور ہمارے والدین نے ہماری شادی کر اپنا فرض نبھا دیا۔ ہم صرف 2 مہینے ایک بھائی تھے، وہ تمہارے اسٹوڈیو والے زبیر ماموں۔ دونوں کی شادی اچھے خاصے کھاتے پیتے والے گھروں میں ہوئی۔ میں نے تو شکر کا کلمہ پڑھا، لیکن تمہاری ماں زرنور کی کبھی نہیں بنی، ہمیشہ سسرال میں جھگڑے کرتی رہتی تھی کیونکہ وہ شاکر صاحب سے خوش نہیں رہتی تھی۔ شاکر صاحب ٹھہرے کلرک اور 2 وقت کی روٹی کمانے والے، گھروں کے خرچے، بجلی بل اور روشن واشن پورا کر کے مہینے کے آخر میں پیسے ختم ہو جاتے تھے، لیکن زرنور کو سجنے سنورنے اور گھومنے پھرنے کا شوق بچپن سے تھا۔ بڑے بڑے ہوٹل، پارٹیز اور کلب وغیرہ جانا اسے بہت پسند تھا۔ کالج کے زمانے میں بھی اس کی کافی امیر دوست تھے جس کے ساتھ وہ گھوما پھرا کرتی تھی۔ گھر کی ضرورتیں سے زیادہ زرنور کے خواب اور خواہشیں بڑھنے لگیں تو اس نے بھی جاب کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو بھی کماتی تھی خود پر اڑاتی تھی، لیکن تیرے ابا شاکر صاحب زرنور پر جان چھڑکتے تھے، اس لیے اسے اپنی من مانی اور شوق پورے کرنے کا حق بھی دے دیا تھا۔ لیکن اس بیچ زرنور پیٹ سے رہی تو وہ میرے پاس چلی آئی۔ جہاں میں بہت خوش تھی وہیں زرنور بہت نخرے دکھاتی تھی، لیکن ہم میں بہت محبت تھی۔ ہم دونوں نے بہت جھگڑے کیے اور پھر گلے مل کر ایک دوسرے کو منا بھی لیتے تھے۔ میں شادی کے 6 مہینے بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی اور میرے شوہر کی اچھی خاصی جائیداد میرے نام تھی، تو ہم بہنیں آرام سے گزارا کر لیتی تھی۔ پھر تو اس دنیا میں آ گئی اور پورے سونے آنگن میں چاندنی کھل اٹھی۔ میری بھی اجڑی گود میں تیرا وجود کھلکھلانے لگا۔ زرنور اب تجھے اکثر میرے پاس چھوڑ جاتی تھی اور تو میرے ساتھ پورا دن کھیلتی رہتی تھی۔ تیرا خیال رکھنا اور تیرے پیار بھری باتیں سننے میں مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ کبھی کبھی تیری ماما اور ممانی بھی اپنے بچوں سمیت پاکستان آ کر تجھ سے مل لیتے تھے، اور تیرے بابا تو تیرے اس دنیا میں آنے کے بعد باولے ہی ہو گئے تھے۔ سب چیزیں صحیح چل رہی تھی، لیکن جب
جب تو پورے 4 سال کی ہوئی تو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے ہمارا گھر ٹوٹ گیا اور تیرے ماموں نے بھی ہم سے قطعی طلاق کر لیا۔ تیری ماں زرنور پیٹ سے تھی اور اس کا افیئر اس کے باس مرتضیٰ سلطان علی سے چل رہا تھا۔ جب ہم سب کو یہ پتہ چلا تو ہمارے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ تیرے ابا نے اسے بہت سمجھایا اور اس سے ناراضگی بھی جتائی، لیکن زرنور نے صاف کہہ دیا کہ اسے طلاق چاہیے اور تیرے ابا کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ تیرے ابا کا جنازہ میرے ہی گھر سے اٹھا تھا۔ وہ اپنی آخری سانس لینے سے پہلے میرے پاس آئے تھے اور تجھے میرے حوالے کر بس اتنا ہی کہا تھا، غزالہ آپا آج سے آپ ہی گل کی ماں ہیں اور اس زرنور کے منحوس سائے سے بھی دور رکھیے گا اور گل کبھی بھی اس کے شرک کا شکار نہ ہو۔ جو عورت پیسوں کے لیے اپنا آپ بیچ سکتی ہے وہ اپنی اولاد کو بھی اسی راستے میں دھکیل سکتی ہے۔ پھر کچھ دیر وہ صوفے پر لیٹ گئے اور جب میں ان سے چائے کا پوچھنے آئی تو ان کا بے جان ہوا جسم ایک طرف لڑک گیا۔ میری درد سے چیخ نکل گئی۔ شاکر میرے لیے چھوٹے بھائیوں جیسا تھا۔ میں محلے والوں کے ساتھ جلدی شاکر کو لے کر ہسپتال پہنچی تو پتہ چلا وہ تو کب کا اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ پھر کیا ہونا تھا؟ زرنور نے عدت پوری ہوتے ہی مرتضیٰ سلطان سے شادی کر لی۔ وہ ایک پکی عمر کا مرد تھا اور اس کی بیوی اس کی آوارہ فطرت کی وجہ سے اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مرتضیٰ کا ایک بیٹا تھا، ہاں یاد آیا، رضا سلطان، جو اس وقت 8 سال کا تھا اور اس کا باپ اسے سر آنکھوں پر رکھتا تھا۔ وہ بھی بگڑا ہوا تھا اور سخت مزاج کا تھا، لیکن اپنے باپ سے کہیں لاکھ گنا زیادہ اچھا تھا۔ اب بھی میری ملاقات اگر راستے میں ریاض سے ہوتی ہے تو گاڑی سے اتر کر سلام کرتا ہے۔ پھر کیا تھا، تیری ماں کو ہر طرح کی عیش و عشرت کی زندگی ملی لیکن مرتضیٰ کی طرف سے کبھی سچی محبت نہیں مل پائی۔ پھر جب مصباح اس دنیا میں آئی تو مرتضیٰ اپنی بیٹی کے آنے کی خوشی میں بہت عالیشان پارٹی دی۔ مرتضیٰ رضا اور مصباح دونوں پر جان لٹاتا ہے۔ اس نے پہلے ہی یہ شرط رکھ دی تھی وہ اسے اپنائے گا ضرور لیکن اس کی بیٹی کو اسے چھوڑنا پڑے گا۔ زرنور نے تجھے میرے پاس رکھ چھوڑا اور ہفتے یا مہینے میں یا تیرا خرچہ مجھے بھیج دیتی تھی۔ میں نے منع کیا لیکن اسے لگنے لگا میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ لیکن رضا جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا وہ زرنور اور مصباح سے سخت چڑھتا رہا، اس لیے مرتضیٰ نے ان دونوں ماں بیٹی کو الگ فلیٹ دے رکھا ہے۔ بات کڑوی ہے لیکن میں تمہاری ماں نہیں خالہ ہوں اور رضا اور مصباح تیرے سوتیلے بھائی بہن ہوئے، لیکن تو کبھی انہیں سوتیلا مت سمجھنا۔ ایک تو بیٹی نے بے راہ راوی کا شکار ہونے دیا اور بد تہذیب، بدتمیز اور انانیت سے بھرپور زمانے میں چھوڑ کر برباد کر دیا۔ زرنور نے مصباح کو بھی اپنے جیسا بنا دیا اور ایک نے اپنے بیٹے کو پتھر دل بنا دیا، اس کے دل میں صرف پیسوں کا لالچ اور ہوس بھر دیا۔ رضا ایک سخت مزاج لڑکا بن گیا جو خود پرست ہے۔ اس بیچارے کو نہ بچپن میں ماں کا پیار ملا اور نہ باپ کا لاڈ، بس اس کی ضد پوری ہوتی گئی لیکن اسے گلے سے لگا کر 2 پیار کے میٹھے بول تک نہیں بولے، صرف اور صرف بزنس، کام اور ہر چیزوں میں اصول۔ سب نصیبوں کے کھیل ہیں بیٹا، میری تو دعا رہتی ہے ان سب کو زندگی میں ایک نیک ہم سفر ملے تاکہ ان کا دماغ ٹھیک ہو۔ گل سن کر کچھ دیر تک بت بنی کھڑی رہی، پھر زور سے غزالہ بیگم کے گلے لگ کر رونے لگی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے لیکن آپ ہی میری امی ہیں۔ کیا ہوا جو آپ نے مجھے پیدا نہیں کیا لیکن آپ ہی میری امی ہیں، بس میں کچھ نہیں جانتی۔ گل زاروں کی طرح رو کر ہچکیوں کے درمیان بولنے لگی۔ غزالہ بیگم نے بھی اسے خود میں زور سے سنبھال لیا۔ گل جب اپنے کلاس سے نکلی تو سامنے اریان آ گیا اور اس کا راستہ روک کے اسے گھورنے لگا۔ میرا راستہ چھوڑو۔ گل اس وقت سفید عبایا اور سفید سکارف چہرے کے گرد لپیٹے خود اعتمادی کے ساتھ کہا، صنم کہاں ہے؟ اریان نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ فضول گوئی مجھ سے نہ کرو، اور ہاں میں کیا جانوں اور اس وقت کہاں ہوگی یہ تو تم ہی بہتر جانتے ہوگے۔ گل نے کاٹدار لہجے میں کہا، کیا مطلب میں جانتا ہوں؟ میں خود تم سے اس کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہوں۔ اریان چڑھ کر بولا، میں سب جانتی ہوں، زیادہ معصوم مت بنو۔ تم نے صنم کے حجاب پر جوس گرایا تھا اور جب صنم نے تمہاری کمپلین پرنسپل سر سے کی تو تم نے پوری کلاس کے سامنے اسے دھمکی سے نوازا تھا۔ پورا کالج جانتا ہے تم اس کے
कट्टर दुश्मन हो और मुझे लगता है सनम की गुमशुदगी के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। गुल ने मशकूक नजरों से इसकी तरफ देखते हुए कहा, जो मुंह में आ रहा है बके जा रही हो, मैं सच में कुछ भी नहीं जानता। सनम 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रही है और मैं सख्त परेशान हूँ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। फिर अनाया से मालूम चला सनम 2 दिन से घर नहीं पहुंची है। मेरा दिल अजीब डर और अंदेशे से धड़क रहा है। माना कि सनम मुझे कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं उसे गैब करवा दूंगा। आर्यन परेशानी से बालों में हाथ फेर कर बोला, उफ, कमाल की एक्टिंग कर लेते हो। वैसे तुम्हारा दिल कब से इतना तड़पने लगा, या फिर ये सब दिखावा है? देखो, अगर तुमने सच में ऐसा कुछ किया है तो तुम आगे चलकर बहुत पछताओगे। गुल ने उसे वार्निंग दी। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, सनम से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, या मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो लड़कियों को उठवाता फिरूँ। अगर तुम सनम के बारे में कुछ भी मालूम चले तो प्लीज़ मुझे बताना। आर्यन कहकर आगे बढ़ गया और गुल नाक चढ़ाकर रह गई। क्या गुल अच्छे से जानती थी आर्यन कितने पानी में है? आर्यन एक प्ले बॉय था जो हर कॉलेज की हर लड़की से दिल लगी करता था फिर लेकिन गुल को इससे सख्त नफरत सी थी और सनम तो आर्यन से दूर दूर रहती थी। गुल को अब भी लग रहा था ये लड़का ड्रामा कर रहा है। असल में तो सनम के गुमशुदा होने से उसे दिली खुशी मिली होगी। गुल बुड़बुड़ाती हुई वहां से चली गई। सनम किचन में खड़ी बेख्याली में काम कर रही थी। सनम को हयात खाला ने कुछ पुराने मुलाजमों के कपड़े निकाल कर दे दिए थे, लेकिन कहते हैं ना, हुस्न गठरी में भी लाल की तरह चमकता है। वही हाल सनम का था। वो सर पर कपड़े का हेयर बैंड लगाए झटपट बर्तन धो रही थी। तभी हयात खाला पीछे से आई और बोली, जल्दी से नाश्ता और चाय का इंतजाम कर दो बेटा, छोटे साहब के कुछ मेहमान आने वाले हैं। यहाँ आएंगे? सनम इस्तफार कर बैठी। हाँ, इनका घर है, जब चाहे आए जाए, हमें क्या। हयात खाला बुड़बुड़ाने लगी तो सनम खामोश हो गई और मुस्तैदी से काम करने लगी। थोड़ी देर बाद रज़ा और आसम बातें करते लॉन्ज एरिया में आ बैठे। रज़ा, मुझे तुम्हारा ऑफर बहुत पसंद आया और मैं तुम्हारी कंपनी के साथ ज़रूर काम करना चाहूँगा, क्योंकि तुम लोग काफ़ी एडवांस्ड और अच्छे मार्केट बिजनेस शेप करते हो। आसिम ने कहा, फिर सिगरेट जलाकर होंठों से लगा गया और मुंह से धुएं का मरगोला छोड़ने लगा। मुझे भी मंजूर है, लेकिन बराबर के बिजनेस पार्टनर रहेंगे। आराम से रज़ा ने अपनी बात मुकम्मल की। वैसे तुम्हारे घर पर फैमिली नहीं रहती क्या? कोई बहन भाई या अम्मा अब्बा या बीवी बाल बच्चे? आसम यहाँ वहाँ नजर दौड़ाते हुए पूछ बैठा। हाँ, बाबा जानी है जो बड़ी हवेली में रहते हैं, और मेरी मंगेतर रजिया कल परसों अमेरिका से आ रही है। ये गेस्ट हाउस है और ज़्यादातर मेरी रहाइश यहीं रहती है, क्योंकि यहाँ मुझे सुकून मिलता है। रज़ा सिगरेट होंठों में दबाए बोला, तुम भी सिगरेट पीते हो? आसम को लगा था रज़ा किसी भी किस्म का नशा नहीं करता है। शराब भी पीता हूँ और भी बुरे काम करता हूँ, रज़ा शैतानी मुस्कान के साथ बोला। आसम खामोश हो गया। उसी वक्त हयात खाला नाश्ते का ट्रे और हाथ में लिए अंदर दाखिल हुई। चलो आओ नाश्ता करते हैं, रज़ा उसे सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला और खुद धप से सोफे पर बैठ गया। आसम भी अस्की से बैठ गया और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया तो पहले नहींने वाले में चौंका, क्योंकि खाने का जायका बिल्कुल घर जैसा था, जैसे इसकी अम्मी के हाथों का जायका हो। बहुत ज़्यादा लजीज है यार, किसने बनाया है? वैसे बिल्कुल मेरी अम्मी के हाथों का लग रहा है। आसम तारीफ के बगैर ना रह सका। रज़ा कुछ ना बोला और बस आसम को देखने लगा, जो बहुत ही मज़े लेकर नाश्ता कर रहा था। नाश्ते के बाद हयात खाला बर्तन धो रही थी और सनम खड़ी अपने हाथों को देख रही थी। जाओ बेटा, जाकर नाश्ते के बर्तन भी समेट लाओ खाला, हयात खाला ने कहा तो सनम किचन से बाहर आई और दुपट्टा कंधों पर ठीक से फैलाकर लॉन्ज एरिया में आई, जहां रज़ा और आलम टहल कर बातें कर रहे थे। सनम चुपके से दबे पांव आई और सारे बर्तन समेट कर ले जाने लगी। तभी इसके हाथ से एक कांच का गिलास छूट गया और फर्श पर गिरकर चिकनाचूर हो गया। आरिंस और रज़ा भी आवाज पर पीछे पलटे तो सनम फर्श पर घुटने के बल बैठी कांच के टुकड़े समेट रही थी।
एक काम इन मुलाजमों से ठीक ढंग से नहीं होता है। मेरा महंगा क्रॉकरी सेट तोड़ डाला। रज़ा चीख कर गुस्से से बोला, कोई बात नहीं रज़ा, गलती हो जाती है और बस एक गिलास ही तो टूटा है, आरम्स ने कहा और सनम के करीब झुककर टूटे हुए कांच के टुकड़ों को मिलकर समेटने लगा। सनम ने भी मेहरबान शख्स को नज़र उठाकर देखा तो चौंक गई। सूरत कुछ जानी पहचानी मालूम होने लगी और तीखे नक्कुश बिल्कुल हूबहू इसकी तरह थे। आरम्स ने भी इसकी तरफ देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि आंखें इसकी भी झील से भरी थीं। आरम्स उठा और कांच के टुकड़े समेट कर डस्टबिन में डाल दिए। सनम वापस चली गई। रज़ा आरम्स की तरफ देखने लगा। प्यारी सी भोली भाली लड़की है और तुम हो के बच्ची पर चीख रहे हो। आरम्स ठंडी आह भरकर बोला, प्यारी? अच्छा। रज़ा सख्त लहजे में बोला और अपना गुस्सा ज़बरदस्ती पी गया। आरम्स में जाने के बाद जब सनम काफ़ी लेकर रज़ा के कमरे में आ गई, तब रज़ा नाइट गाउन पहनकर आज के किस्से के बारे में सोच रहा था। रज़ा को बार बार आरम्स की मुस्कुराहट चुभ रही थी। वो सनम की तरफ देख बहुत ठंडे और नरम तासर लिए इसका जायज़ा ले रहा था और यही बात रज़ा को ताश दिला बैठी थी। सर, रज़ा सर, आपकी कॉफ़ी, सनम ने आहिस्ता से कहा। अच्छा, कॉफ़ी? रज़ा सनम की तरफ पलटा जो कमरे की दुधिया रोशनी में पूरे हुस्न जमाल के साथ खड़ी अपनी पुरकशिश आंखों से फर्श को देखे जा रही थी। सनम, आइंदा याद रखना, मेरे किसी भी मेहमान के सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जब मुझे ज़्यादा हाजत होगी तब मैं खुद बुला लूँगा और मेरे बुलाए बगैर अब तुम नहीं आओगी। रज़ा ने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा तो सनम ने सर साबत में हिला दिया और कमरे से चली गई। रज़ा बेड पर बैठकर अपनी कॉफ़ी को घूरने लगा और कॉफ़ी का प्याला उठाकर लबों से लगाया तो उसे यूँ लगा सनम के हाथों की मिठास काफ़ी में घुल गई हो। रज़ा ने कॉफ़ी का प्याला देखा और बस उसे यूं ही देखता ही रहा जैसे सनम के हाथों का लम्स हो। रज़ा अपनी ही सोच पर खिसकाया सा गया। कॉफ़ी की प्याली वापस से टेबल साइड पर रख लेट गया, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी और बस बार बार सनम का चेहरा आंखों के सामने लहरा रहा था। सनम का मासूम चेहरा और इसका गुदगुदा बदन, इसकी रुक कर ठहर कर बात करने का अंदाज और नाज की सब मिलकर क़यामत बर्पा करते थे। रज़ा ने बेजारी से खुद को बुरा भला कहा और आंखें बंद करके सो गया। मिसबा आज सुबह से लगातार उल्टियाँ की जा रही थी। ज़रनूर बेगम काफ़ी परेशान थी। आखिर अचानक मिसबा को क्या हो गया? मिसबा कमरे में बंद ऊंधे मुंह पड़ी सिसक रही थी। तभी वो उल्टी और हिम्मत करने लगी कि आज अपनी मॉम को सब सच्चाई बता देगी, लेकिन अगर इसके पापा को अगर बात मालूम हो चल जाती तो मुर्तज़ा सुल्तान उसे जिंदा गाड़ देते। मिसबा को मम्मी पापा दोनों ही बेहद अजीज थे, लेकिन ज़रनूर बेगम और मुर्तज़ा सुल्तान इसकी सच्चाई जानने के बाद कम से कम उसे जिंदा तो नहीं छोड़ते, क्योंकि मिसबा से गलती नहीं गुनाह सरजद हुआ था। मिसबा रोती सिसकती कमरे में पड़ी थी और नीचे मुर्तज़ा साहब ज़रनूर बेगम के साथ बैठे बातों में मशगूल थे। आपका क्या ख्याल है? मिसबा की उम्र भी हो गई है और आरम्स अच्छा लड़का है। ज़रनूर बेगम ने अपने चेहरे पर आते बालों को साइड करते हुए दाएं दिलफरेबी से कहा, हाँ वहाज सफदर बहुत नेक और अच्छे इंसान है, लेकिन तुम शायद नहीं जानती हो आरसिम इनकी सगी औलाद नहीं है। आरसिम वहाज के एक दोस्त का बेटा है जिसकी ट्रेन हादसे में मौत वाक़या हो गई थी। सिर्फ उस हादसे में आरम्स जिंदा सही सलामत बचा था। वहाज ने आरम्स को सीने से लगाकर पाला और इनकी बेगम साजिदा साहिबा ने भी आरम्स को माँ की ममता से नवाजा। वहाज ने आरम्स को अपना नाम दिया और पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज वो मल्टी नेशनल कंपनीज का मालिक है। आरम्स से रज़ा भी मिल चुका है। लड़का बहुत अच्छा है, धीमे और ठंडे मिजाज का है। तुम साजिदा और इसकी फैमिली को कल डिनर पर इनवाइट करो, फिर मैं बाकी सब संभाल लूँगा। मुर्तज़ा साहब कहकर उठ खड़े हुए और ज़रनूर बेगम सोच कर ही खुश थी कि इसका दामाद एक मल्टी नेशनल बिजनेसमैन है।
आरिम्स जब से रज़ा सुल्तान अली के घर से आया था, इसके दिल में एक कसक सी उठ गई थी। सनम से मिलकर इसकी रूह को सुकून सा मिला था। सिर्फ एक रस्मी मुलाकात, हल्की सी झलक ही आरिम्स को तड़पा कर रख दे रही थी। और आरिम्स जानता था कि ये मोहब्बत का जज्बा नहीं बल्कि कुछ और है, कोई पाकीज़ा सा बंधन जो उसे सनम से अनचाही डोर से बांध रहा था। सनम की आंखें बिल्कुल आरिम्स जैसी हरी झील सी थीं, जिसमें सारे जज्बात गुडमुड थे। अरे आसम सनम को और करीब से जानना चाहता था, लेकिन वो इतना तो रज़ा को जान चुका था कि इसकी मौजूदगी में वो सनम से खुलकर बात तक नहीं कर सकता था। आरिम्स बेड पर बेचैनी से पहलू बदल कर लेटा और फ़ोन की स्क्रीन ऑन करके होम स्क्रीन पर लगी एक 3 साला बच्ची जो खिलखिला कर हंस रही थी, और इसकी आंखें झील सी हरी थी और इसके गालों में धंसे हुए गड़े पड़ रहे थे। आरिम्स ने इस तस्वीर को देखा और इस तस्वीर से बात करने लगा। कहाँ हो तुम सादगी, कब मुझे मिलोगी? पता है हर दूसरी लड़की में तुम्हारी झलक दिखती है, मैं तुम्हें कहाँ तलाश करता फिरूं। तुम्हारी शक्ल से मुशाबहत हर लड़की को मैं अपनी सादगी समझ बैठता हूँ, लेकिन जो कुछ भी हो तुम्हारी जैसी बिल्कुल सनम भी दिखती है। अब खुदा जाने ये मकसद इत्तफाक है या आरिम्स अचानक ही किसी गहरी सोच में गर्क हो गया। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और साजिदा बेगम मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। क्या कर रहे हैं मेरा बेटा, कहीं मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? साजिदा बेगम खड़ी उसे देखती रही। कैसी बातें कर रही हैं मम्मा, अब आप कुछ ज़्यादा ही मुझे तंग कर रही हैं। ये आपका घर है और मैं आपका लाडला छोटू सा बेटा हूँ। आसिम उठकर खड़ा हो गया और साजिदा बेगम के दोनों हाथों को पकड़कर चूम लिया और इन्हें अपना साथ बेड पर बिठाकर खुद फर्श पर बैठ गया। खुदा तुम्हें सलामत रखे मेरी जान। पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी नेकी की थी जिसके अजर में खुदा ने तुम्हें मेरी सोनी झोली में डाल दिया। मैं जितना शुक्र करूं उतना कम है। साजिदा बेगम इसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, जी तो आपके आने की कोई ख़ास वजह? आसिम अबरूई उठाकर बोला, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ सा लग रहा था। हाँ, कल हम मुर्तज़ा साहब के यहाँ डिनर पर चल रहे हैं और तुम्हारी मौजूदगी बेहद ज़रूरी है, इसलिए कल के सारे मीटिंग कैंसिल करो और कल के लिए तैयार रहना। साजिदा बेगम आंखें छोटी करके सीधे मुद्दे पर आ गई। मेरी मौजूदगी की कोई ख़ास वजह? जी बेटा जी, आपके लिए हम लोगों ने मुर्तज़ा साहब की लड़की को पसंद करना है। बेहतर होगा आप भी मिल लें ताकि बाद में आपको कोई शिकायत ना रहे। मिसबा अच्छी लड़की है और सबसे बड़ी बात तुम्हारे बाबा को बहुत पसंद है। साजिदा बेगम ठंडे आह भर कर बोली, क्यों कि इन्हें गुलनैन दिल से पसंद थी, लेकिन वहाज साहब मिसबा को अपनी बहू बनाना चाहते थे क्योंकि मुर्तज़ा की सगी बेटी मिसबा थी और मुर्तज़ा साहब वहाज साहब के पुराने दोस्तों में से भी थे। अच्छा, तो आप बाबा का पैगाम लेकर आई हैं। वैसे मम्मा, आप लोगों को जो भी लड़की पसंद है, चाहे हो लंगड़ी लूली या काली कलोटी ही हो, मैं आंख बंद करके इसका हाथ थाम लूँगा। अरसम हंसकर बोला तो साजिदा बेगम ने इसके सर पर हल्की सी चुत रसीद की और चली गई और बस आरिम्स मुस्कुरा कर रह गया। माँ, मेरी नोटबुक नहीं मिल रही है। गुल जोर से चीखी तो सामने गजाला बेगम हंसते हुए आई और गुल अचानक ही किसी गैर मर्द को घर पर देख के चौंक सी गई और सर पर दुपट्टा रख अपने कमरे में चली गई। और बेटा यहाँ कैसे आना हुआ? गजाला बेगम ने कहा तो वो सांवला और पुरकशिश मर्दाना वजाहत रखने वाला पतला दुबला लड़का जो 24-25 के दरमियान होगा, वो मुस्कुरा दिया। फुप्पो, पहले आप आराम से बैठें, फिर बातें तो होती रहेंगी। सारम बहुत ही अपनारियत से बोला तो गजाला बेगम मुस्कुरा कर बैठ गई। दरअसल अब्बा अपनी हरकत पर बहुत नादिम है। ज़न्नूर फुप्पो की वजह से उन्होंने आपसे कत्ल तलक तो कर लिया, लेकिन वो आपको हर दिन याद किया करते थे। और जब मैं पाकिस्तान आने लगा तो अब्बा ने खास कर हुक्म सारिद किया कि मैं सबसे पहले आपके यहाँ जाऊँ और आपसे मिलकर सारे गिले शिकवे दूर करूँ। अच्छी बात है, लेकिन मैं कभी भी ज़ुबैर से बदगुमान नहीं हुई, क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप को अपनी औलादों की तरह हमेशा समझा। अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद मैंने ज़न्नूर और ज़ुबैर को
अपनी सगी औलाद की तरह कलेजे से लगा कर रखा। आखिर माएँ भी कभी अपने बच्चों से बदगुमान या बददिल हो सकती है, चाहे बच्चे बड़ी से बड़ी गलती क्यों न कर दें, लेकिन माँ माफ़ कर देती है। इसलिए मैंने ज़न्नूर और ज़ुबैर को दिल से माफ़ कर दिया है। बस मेरी यही दुआ रहती है, सब खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आबाद रहें। गज़ाला बेगम आंखों की नमी छुपाती हुई बोली। सारम बस इनकी बातों में ही खोया रह गया। फिर यहाँ वहाँ की बातों भी होती रही, लेकिन गुल सिर्फ चाय नाश्ता देने आई। इसके बाद उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, क्योंकि वो ज़्यादातर अजनबियों से परहेज करती थी। सारम के जाने के बाद गुल सोफे पर पैर फैलाए बैठी गज़ाला बेगम को घूरती रही। कौन था वो? अरे वो तुम्हारे मामू है ना, सूदिया वाले ज़ुबैर, इन्हीं का बेटा था सारम नवाज। ये मैं भी जानती हूँ, वो ज़ुबैर मामू का बेटा सारम नवाज था, लेकिन हमारे घर क्यों आया था और किस रिश्ते थे? वो बैठा आपसे मीठी मीठी बोल रहा था। गुल एकदम भड़क कर बोली, बदतमीजी नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं और क्या और सारम अच्छा लड़का है। गज़ाला बेगम कड़े तेवरों से बोली, रिश्तेदार वो भी ऐसे जो मेरी अब्बा के जनाजे को कंधा देने नहीं आया और आज इन्हें रिश्तेदारी याद आ गई। गुल एकदम गुस्से से बोली, जो हो गया सो हो गया, तुम सब भूल जाओ। और ये भी तो देखो ज़न्नूर ने कैसी हरकत की थी, जिसकी वजह से ज़ुबैर भरम हो गया थे, इसलिए उन्होंने सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। गज़ाला बेगम गुल को समझाने लगी, भूल जाऊं क्या भूल जाऊं, एक बात होती तो भूल जाती। इतने सालों से हमारे खोज खबर नहीं ली कि हम जिंदा हैं या मर गए। गलती मम्मी से हुई थी और सज़ा हमें मिली। अचानक कैसे इनका दिल मोम हो गया और हम याद आ गए। माना कि मम्मी से गलती हुई, लेकिन इसमें आपका क्या कसूर था जो सबने आपसे रिश्ता तोड़ लिया था? गुल तुर्की ब तुर्की जवाब देकर बोली। गज़ाला बेगम एकदम खामोश हो गई और दीवार पर लगी तस्वीर को देखने लगी जो गुल की थी। फिर भी गुल, जब हमसे गुनाह होते हैं, रात दिन गलती और खताएं सजद होती हैं, तो हमारा रब हमें माफ़ कर देता है। वो तो हमारे गुनाह नहीं करवाता और ना ही हमें जलील करता है। बस सच्चे दिल से तौबा की और हमारे रब ने हमें माफ़ कर दिया, चाहे हम कितने भी बड़े बदकार खताकार क्यों ना हो। तो हमें भी चाहिए हम अपने से जुड़े रिश्तों की गलतियां और खताएं माफ़ कर दें और नज़रअंदाज कर फिर से सच्चे दिल से जुड़ जाएं। गुल, माफ़ करना सीखो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैंने भी अपने छोटे भाई बहन को माफ़ कर दिया है और अगर अब कोई आता है तो उसे मैं दिल से अपना लूँगी। आखिर मेरे भाई को एहसास तो हुआ और वो शर्मिंदा है, इसलिए आज इसने सारम को हमारे घर भेजा, वरना कितने ही सालों में ज़ुबैर और उसकी फैमिली पाकिस्तान आती और जाती रहती है। गज़ाला बेगम टेबल का कोना जोर से पकड़कर खुद पर बर्दाश्त के सारे बंधन बांध कर बोली। गुल अपनी जगह सुन खड़ी रह गई, फिर अचानक ही दौड़कर गज़ाला बेगम के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। गज़ाला बेगम की भी रो पड़ी। गुल जानती थी गज़ाला बेगम की किस्मत में जवानी से ही दुख, दर्द और तन्हाई लिखी हुई थी और गुल को अपनी ज़िंदगी बना कर गोद लेने के बाद सभी ने गज़ाला बेगम से रिश्ता तोड़ दिया था। गुल समझ गई थी और गज़ाला बेगम का भी दिल हल्का हो गया। अरे भाई, आप भी चले ना, वो मिसबा बहुत ज़्यादा नकचिड़ी और ओवर लड़की है, मुझे तो एक आँख नहीं भाती है, पर पता नहीं हमारे अब्बा को क्या देख गया जो उसे मेरी भाभी बनाने पर तुले हैं। अनाया आसिम के कंधे पर सर रख कर बोली, ऐसा नहीं कहते पगड़ी, अब्बा की पसंद हमेशा अच्छी रही है, वो मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन फैसला करते हैं। सारम कोट पहनते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो चले हमारे साथ। अनाया झट से बोली, नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, तुम लोग जाओ और मज़े करो। आरिफ बालों को सेट करने लगा। साजिदा बेगम और हाज साहब भी मुकम्मल तैयार होकर आ गए तो अनाया इनके साथ चली गई। आसिम सीधा अपने बेनर्स पर बैठकर रज़ा के गेस्ट हाउस चला गया, क्योंकि रज़ा ने उसे खास कर दावत पर बुलाया था और आसिम खुश था। इस खुशी की वजह तो वो नहीं जान पाया था, लेकिन खुश था। आसिम का रज़ा ने बड़े ही गर्मजोशी से
استقبال کیا اور اسے لے کر لیونگ ایریا میں بیٹھ کر یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگا۔ رضیہ صنم کے ساتھ کچن میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ رضیہ رضا کی منگیتر تھی اور کچھ ہی دن پہلے وہ امریکہ سے آئی تھی۔ رضیہ بہت ہی دوستانہ مزاج کی لڑکی تھی اور گھر کے ملازمین تک کو وہ عزت دیتی تھی۔ صنم سے اس کی خوب جمی تھی کیونکہ وہ بہت کم گو اور شرم حیا فطرت والی لڑکی تھی، اور رضیہ کے لیے بالکل یہ سب نیا تھا کیونکہ رضیہ جس ماحول کی عادی تھی وہ بہت زیادہ کھلم کھلا تھا۔ وہاں کی لڑکیاں بہت بے باک ہوا کرتی تھیں۔ خود رضیہ بھی بہت ماڈرن خیالات کی تھی لیکن اچھے برے کی تمیز رکھتی تھی، اسی لیے جب وہ صنم سے ملی تو وہ بہت زیادہ ہی اس کے قریب ہو گئی کیونکہ صنم بہت سلجھی، سمجھدار اور تحمل والی لڑکی تھی اور اوپر سے 5 وقت کی نماز کی پابند۔ رضیہ کو صنم بہت پسند آئی تھی اور صنم کو بھی رضیہ اپنی بڑی بہن جیسی لگی تھی۔ صنم نے تمام کھانے بنا کر گیس آف کیا تو رضیہ جلدی سے برتن دھو کر صنم کے قریب کھڑی باتیں کرنے لگی۔ صنم، یہ بہت پرانے کپڑے ہیں، تم پر یہ سوٹ نہیں کرتا ہے۔ رضیہ منہ بنا کر بولی، خیر ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ صنم نے ہنس کر کہا، اف، تمہاری سوچ بڑی دکنسی ہے، میرا پورا ایک وارڈروب بھرا پڑا ہے، تم اس میں سے کپڑے لے کر پہنا کرو، اور تمہاری زبردست فگر ہے، تم ساڑی میں قہر ڈھاؤ گی۔ رضیہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ صنم خاموش رہی، بس مسکرا دی۔ تم میرے ساتھ چلو۔ رضیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گیسٹ گھسیٹ کر لے گئی۔ صنم کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ ہنک کی طرح منہ تکتی رہی۔ صنم اسے اپنے کمرے میں لے آئی اور ایک گلابی رنگ کی ساڑی نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ پہن کر آؤ، رضیہ نے کہا تو صنم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، معاف کیجیے، میں نہیں پہن سکتی، رضا سر غصہ ہوں گے۔ صنم جانتی تھی رضا کا غصہ تیز ہے۔ یار رضا کو چھوڑو، تم یہ پہن کر آؤ، اور ویسے بھی آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں۔ رضیہ نے دانت نکال کر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ نہیں، میں نہیں پہن سکتی، رضا سر کو اچھا نہیں لگے گا، میں ملازمہ ہوں اور مجھے میری حیثیت پتہ ہے۔ صنم آہستگی سے بولی۔ سیریسلی صنم، تم رضا سے اتنا ڈرتی ہو؟ یار میں چاہتی ہوں تم یہ پہنو اور مجھے اچھا لگے گا اگر تم یہ پہنو گی۔ صنم بیبی، تم ملازمہ نہیں ہو اور میں تو تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھتی ہوں، تو کیا تم میری خوشی کے لیے بھی یہ نہیں پہنو گی؟ رضیہ نے پیار سے اس کے کندھا پکڑا اور اسے نرمی سے دیکھنے لگی۔ صنم مجبور ہو گئی تھی کیونکہ رضیہ سیدھا ایموشنل بلیک میل پر آ گئی تھی۔ صنم ساڑی لے کر اندر واش روم میں گئی اور جب وہ چینج کر کے آئی تو رضیہ کی آنکھیں چھوٹی ہو گئی۔ تمہارا حسن تو میری آنکھیں خیزہ کر دے گا، ماشاءاللہ، خدا تمہیں ہر نظر بد سے بچائے رکھے، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ رضیہ اس کا بے داغ اور گدگدا سا بدن اور دودھیا رنگ دیکھ حیرت میں پڑ گئی تھی۔ جھیل سی ہری آنکھیں اور ترشے ہوئے کٹاؤ دار ہونٹ جس پر کوئی بھی آ کر اٹک جائے اور دل ہار دے۔ تم نیچے مت آنا ورنہ وہ لوگ تمہیں دیکھ بے ہوش ہو جائیں گے۔ رضیہ تھوڑا شرارت سے بولی تو صنم اپنے بال سنوارنے لگی۔ صنم پر گلابی رنگ بہت زیادہ کھل رہا تھا، اوپر سے اس کا دودھیا گورا بدن، قیامت خیز حسن۔ اچھا میں نیچے سے آتی ہوں۔ صنم کو یاد آیا کیونکہ حیات خالہ اکیلے سب سنبھال نہیں سکتی تھی۔ ہاں چلو، میں بھی چلتی ہوں۔ رضیہ بھی صنم کے ساتھ ساتھ نیچے آ گئی اور رضیہ ارسم اور رضا کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور صنم کچن کی طرف بڑھ گئی۔ رضیہ کو دیکھ کر رضا نے سپٹ لہجے میں کہا، ارسم یہ میری منگیتر ہے، رضیہ دورانی۔ ہیلو رضیہ۔ ارسم نے ہاتھ آگے بڑھایا جو رضیہ نے تھام لیا اور مسکرا کر کہا، ہائے ارسم، نائس ٹو میٹ یو۔ رضیہ ہائی سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب جانتی تھی اور خود بھی ایک بزنس وومن تھی، لیکن رضا کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ رضیہ کا یوں ہاتھ ملانا اسے ایک نظر بھی نہیں بھایا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ رضیہ بہت منہ پھٹ اور لاجواب کر دینے والی عورتوں میں سے تھی جو مردوں کے سنگ اٹھنا بیٹھنا، شراب پینا اور ڈانس کرنا غلط نہیں سمجھتی تھی۔ امریکہ میں یہ سب نارمل لائف کا حصہ تھا، لیکن رضا کی سوچ وہی پرانے خیالات والے تھے۔ اسے عورتوں کا پردہ اور گھر پر رہنا زیادہ بہتر لگتا تھا۔ رضا کو یہ سب بالکل بھی پسند نہیں آیا اور وہ پانی پینے کے بہانے کچن اٹھ کر چلا گیا۔ صنم کچن میں کھڑی کافی بنا رہی تھی جب رضا کی ہارڈ پرفیوم کی خوشبو سے اپنے قریب ہی آتے سے محسوس ہوئی تو گردن موڑ کر دیکھا تو ڈر گئی۔ رضا قریب ہی کھڑا اسے ہی ترچھی نظروں سے گھور رہا تھا۔ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ رضا کی دھڑ
ڈھال کر صنم اندر تک سہم گئی. ایسے بےہودہ قسم کے کپڑے پہن کر گھر میں گھوم رہی ہو, کمر صاف طور پر جھلک رہا ہے. اور رضا آگے بھی کچھ کہتا کہ پیچھے سے رضیہ آ گئی اور بولنے لگی, اور کیا, اب وہ کچھ اپنی مرضی سے پہن بھی نہیں سکتی کیا؟ دیکھو نا کس قدر پیاری لگ رہی ہے. ہر وقت تو سلور قمیض اور دوپٹہ اوڑھے اماں بھی بنی پھرتی ہے. تم اس سے دور ہی رہو ورنہ تم بھی اسے اپنے رنگ میں رنگ دو گی. رضا سخت لہجے میں بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا. پھر صنم کافی کا مگ ٹرے میں لے کر آ گئی تو سب خاموش ہو گئے. آرمس نے ایک ناگوار نظر صنم پر ڈالی اور اندر ہی اندر کھول اٹھا. صنم بمشکل اپنا آپ ڈھانپ پا رہی تھی. اسے خود اپنے آپ میں شرم محسوس ہو رہی تھی. صنم کا دماغ بھنگ سے اڑ گیا جب کافی کا مگ آرمس کو تھماتے ہوئے گرم کافی اس کے ہاتھ میں ہی گر گئی. صنم کے منہ سے زبردست چیخ نکل گئی. ارے زیادہ تو نہیں جل گیا؟ رضیہ اور رضا دونوں ہی اٹھ کھڑے ہوئے. نہیں صنم کو ہاتھ میں جلن محسوس ہو رہی تھی. آرمس اس کی نازک ہتھیلی اپنے ہاتھ میں لیے معائنہ کرنے لگا. رضیہ جلدی سے دوڑ کر فرسٹ ایڈ باکس لے آئی اور آرمس اس کی لال پڑتی ہاتھ کی رنگت کو دیکھ سمجھ گیا کہ صنم کو درد کے ساتھ کافی جلن بھی ہوتی ہوگی جو وہ برداشت کر رہی ہے, لیکن آنکھیں لال پڑ گئی تھی. آرمس نے ٹیوب لگا دیا اور ہاتھ کی مرہم پٹی کر اسے آرام کرنے کا کہہ دیا. رضا صرف بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا تھا. رضا صرف آرمس کے چہرے کی بدلتی رنگت کو دیکھ صاف اندازہ لگا سکتا کہ اسے صنم کا درد محسوس ہو رہا ہے اور وہ بھی اس کے درد میں تڑپ رہا ہے. آرسم اس کا ہاتھ کافی پیار سے سہلا کر پکڑے ہوئے تھا تاکہ اسے ہمت مل سکے. رضا کچھ نہیں بولا, بس وہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا. رضا کو آرسم سے خار سا لگا اور یوں اس طرح صنم کی پرواہ کرنا اسے بالکل پسند نہیں آیا, لیکن وہ خاموش رہا اور صنم کو بعد میں سبق سکھانے کا سوچ کر اپنے لب سی گیا. رات ہو چکی تھی اور صنم اور آرسم اپنے گھر جا چکا تھا اور ساتھ ہی رضیہ بھی اپنے کمرے میں جا کر سو چکی تھی. صنم رات گئے تک جاگی تھی اور لانچ کے صوفے پر لیٹی تھی اور بار بار جلی ہوئی ہتھیلی کو دیکھ رہی تھی. آرمس کا یوں کیئر کرنا اور اس کے درد کو سمجھتے ہوئے پیار سے اس کے زخم پر مرہم رکھنا سے اپنے بابا آغا جان کی یاد دلا گیا تھا. لیکن جو بھی ہو, صنم کے دل آرمس کا ایک اور اونچی عزت کا مقام بن گیا تھا. صنم یہی سوچ رہی تھی تبھی رضا لانچ میں آیا تو صنم اٹھ بیٹھی اور رضا بھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. اب تمہارا ہاتھ کیسا ہے؟ بہت بہتر ہے. اچھا ذرا میں بھی تو دیکھوں, رضا کہہ کر زبردستی صنم کی ہتھیلی کا جائزہ لینے لگا اور اچانک ہی صنم سسک پڑی. رضا سر چھوڑیں, کیا کر رہے ہیں؟ مجھے درد ہو رہا ہے. صنم اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی. ارے کیوں چھوڑوں؟ جب میں نے تم سے کہا تھا تمہیں میرے بلائے بغیر میرے کسی بھی مہمان کے سامنے نہیں آنا ہے تو پھر تم کیوں آئی؟ رضا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا. چھوڑیں پلیز, غلطی ہو گئی. صنم رو دی اور آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. رضا کی آہنی گرفت صنم کے نازک ہاتھوں پر تھی. صنم نے اس کا ہاتھ مروڑ کر اس کی پشت کے ساتھ لگا دیا تھا. میرے علاوہ تمہیں کسی نے نظر بھر کر بھی دیکھا تو آئندہ تمہارا وہ حال کروں گا جو تم نے کبھی خوابوں خیالوں میں نہیں سوچا ہوگا. اب بھی صرف ہاتھ مروڑا ہے, آئندہ اگر کسی غیر نے تمہارا یہ نرم اور نازک ہاتھ پکڑا تو ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گا. صنم کا ہاتھ چھوڑ کر رضا لانچ سے چلا گیا تو صنم اپنا ہاتھ پکڑے سسکنے لگی.